नमस्कार, स्वागत है आप सभी का झारखंड जीके के इस रिवीजन सीरीज पर। इससे पहले हम लोग सिमडेगा तक कंप्लीट कर चुके थे और यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे लोहारदगा से। तो पहला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन से जिले के नाम का शाब्दिक अर्थ लौह खनन का केंद्र है? तो याद रखिए लोहा। ठीक है, कौन से जिले के नाम का शाब्दिक अर्थ लौह खनन का केंद्र है? तो लोहारदगा। व्याख्या देख सकते हैं, लोहारदगा शब्द दो हिंदी शब्दों से बना है। लोहार का अर्थ लौह उत्पादक और डागा का अर्थ केंद्र, जिससे लोहारदगा शाब्दिक अर्थ लौह खनन का केंद्र होता है। किस वर्ष लोहारदगा को जिले का दर्जा मिला? तो लोहारदगा को जिले का दर्जा 1983। अगर इससे पहले वाला वीडियो आपने देखा होगा तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था ये डेट 18 मई 1983, 18 मई 1983। इस दिन जो है रांची से अलग करके दो जिलों का निर्माण किया जाता है, एक आपका गुमला बनता है और एक लोहरदगा बनता है। ठीक है, तो ये 18 मई 1983 इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखिएगा। इस दिन दो जिला बना, एक आपका गुमला, एक लोहरदगा। अच्छा, बता सकते हैं 1991 में कौन सा जिला बना? तो ध्यान रखिएगा, 1991 में आपका गढ़वा का निर्माण किया गया। ठीक है, 1991 में कौन सा जिला बना? गढ़वा बना। चलिए नेक्स्ट, इसका पहले व्याख्या देख लीजिए। 1983 में रांची को तीन जिलों अर्थात रांची, लोहरदगा और गुमला में विभाजित करने के बाद लोहरदगा जिला अस्तित्व में आया। जिले का नाम जिले के प्रशासनिक मुख्यालय लोहरदगा शहर के नाम पर रखा गया। लोहरदगा को 1972 में उपमंडल और 1983 में जिले का दर्जा दिया गया। तो यहाँ से दो प्रश्न बन सकता है आपका। फिर पूछेगा कि लोहरदगा को उपमंडल का दर्जा कब मिला था? तो ध्यान रखिए, लोहरदगा को उपमंडल का दर्जा 1972 में दिया गया और जिला का दर्जा 1983 में। ठीक है, जैन ग्रंथों में भगवान महावीर की लौर ए यादगा की यात्रा की यात्रा का संदर्भ है, जिसका मुंडारी में अर्थ होता है आंसुओं की नदी। तो ये प्रश्न पूछा भी गया है कि लौर ए यादगा की यात्रा का संदर्भ ये जैन ग्रंथ महावीर से है और लौरे यादगा का मुंडारी में अर्थ क्या होता है? आंसुओं की नदी। अकबर पर प्रसिद्ध पुस्तक आईने अकबरी में किस्मत लोहरदगा नामक स्थान का उल्लेख है। तो याद रखिए, आईने अकबरी में किस नाम से प्रसिद्ध है लोहरदगा? तो किस्मत लोहरदगा। चलिए, लोहरदगा जिले को झारखंड के किस जिले से अलग करके बनाया गया था? तो याद रखिए रांची से दो जिले 1983 में 1983 में अलग किए गए। एक आपका गुमला अलग किया गया, एक लोहरदगा अलग किया गया। ठीक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी सही उत्तर है। व्याख्या देखिए, रांची जिले से विभाजित कर लोहरदगा जिले की स्थापना 18 मई 1983 को की गई। यह राज्य के मध्य भाग में स्थित है। लोहरदगा जिले का कुल क्षेत्रफल अगर देखें तो 1502 वर्ग किलोमीटर है। लोहरदगा का कुल क्षेत्रफल कितना है? 1502 किलोमीटर। देखिए, अगर हम लोग झारखंड में न्यूनतम जनसंख्या वाले जिलों की बात करें तो पहला स्थान पर कौन आता है पता है? तो पहला स्थान पर आता है रामगढ़ और दूसरे स्थान पर आता है आपका लोहरदगा। तो ये बिंदु आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लोहरदगा जिले की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक यह जिला अस्तित्व में तब आया जब रांची को तीन जिलों में विभाजित किया गया था, जैसे रांची, लोहरदगा, गुमला। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा 1983। ठीक है, 1983 में रांची से अलग करके दो जिले बने, एक गुमला, एक लोहरदगा। नेक्स्ट देखिए, लोहरदगा जिले का निर्माण डैश के विभाजन से हुआ था। तो लोहरदगा जिले का जो निर्माण है रांची के विभाजन से दो जिले अस्तित्व में आए, एक गुमला, एक लोहरदगा। लोहरदगा जिले का निर्माण 18 मई 1983 को रांची जिला को विभाजित करके किया गया। प्रत्येक वर्ष 18 मई को जिला स्थापना दिवस, तो पूछेगा प्रत्येक वर्ष 18 मई को झारखंड में किस जिला का स्थापना दिवस मनाते हैं? तो दो याद रखेगा, एक तो गुमला और एक लोहरदगा। ये दो ऐसे ज़िले हैं जिसका हर साल 18 मई के दिन स्थापना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, जिले में शंख दिवस मनाया जाता है, जिले में शंख दिवस। तो पूछेगा झारखंड के किस जिले में 18 मई को जिला स्थापना दिवस के दिन जिले में शंख दिवस मनाया जाता है? तो वो है लोहरदगा। ठीक है, प्रत्येक वर्ष 18 मई को जिला स्थापना दिवस के दिन जिले में शंख दिवस मनाया जाता है। वो कौन सा जिला है? तो वो है आपका लोहरदगा। लोहरदगा का इतिहास मौर्य काल से भी जुड़ा हुआ है। तो प्रश्न पूछा जाए कि बताइए, क्या लोहरदगा का इतिहास मौर्य काल से जुड़ा हुआ है? तो आंसर करेंगे हाँ जी, जुड़ा हुआ है। इसके ऐतिहासिक साक्ष्य तो नहीं, परंतु लोगों का मत है कि यहाँ पर लोहे के सभी प्रकार के हथियार बनाए जाते थे, इसलिए इस स्थान का नाम लोहरदगा पड़ गया। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड में कम से कम आबादी वाला जिला कौन सा है? तो कम से कम आबादी वाला जिला याद रखिए लोहरदगा है। ठीक है,
जो न्यूनतम पॉपुलेशन वाला डिस्ट्रिक्ट है वो है आपका लोहरदगा। यहाँ व्याख्या देख सकते हैं 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला रांची। सर्वाधिक जनसंख्या पूछेगा तो आंसर करेंगे रांची, और न्यूनतम जनसंख्या पूछेगा तब आंसर करेंगे लोहरदगा। लोहरदगा की कुल जनसंख्या कितनी है? 4,61,970। लोहरदगा की जनसंख्या कितनी है? 4,61,970। नेक्स्ट देखिए, झारखंड में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन है? तो लोहरदगा है। जनसंख्या कितनी है? 4,61,790। अगला प्रश्न है 1831-32 में कोलूप के उदय ने ब्रिटिश काल में झारखंड बिहार के किस जिले के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया? तो ध्यान रखिए, लोहरदगा 1831-32 में कोलूप के उदय ने, तो ऐसे पूछ लेगा कि 1831-32 में कोलूप के उदय ने ब्रिटिश काल में झारखंड या बिहार के किस जिले के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया? तो उत्तर होगा आपका लोहरदगा का मार्ग प्रशस्त किया। व्याख्या यहाँ पर देख सकते हैं 1831-32 में कोलूप के उदय ने ब्रिटिश काल में झारखंड बिहार के लोहरदगा जिले का मार्ग प्रशस्त किया। ठीक है, चलिए उत्तरी छोटा नागपुर अब हम लोग डिवीजन देखते हैं। इसमें पहला जिला है आपका गिरिडीह। गिरिडीह जिला कहाँ स्थित है? तो गिरिडीह जिला लगभग उत्तरी छोटा नागपुर डिवीजन के मध्य भाग में है। गिरिडीह कहाँ स्थित है? तो उत्तरी छोटा नागपुर डिवीजन के मध्य भाग में। गिरिडीह कहाँ स्थित है? तो उत्तरी छोटा नागपुर डिवीजन के मध्य भाग में। व्याख्या यहाँ पर देख सकते हैं, गिरिडीह झारखंड का प्रशासनिक जिला है जिसका मुख्यालय गिरिडीह में है। इसे 4 दिसंबर 1972 को हजारीबाग जिले से विभाजित करके बनाया गया। तो ये पॉइंट एकदम गौर से इसको ध्यान रखिए, 4 दिसंबर 1972। तो हजारीबाग जिले से विभाजित कर गिरिडीह कब बना, कब अस्तित्व में आया? 4 दिसंबर 1972। ठीक है, हजारीबाग से अलग करके गिरिडीह कब अस्तित्व में आया? 4 दिसंबर 1972। यह उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के लगभग मध्य भाग में स्थित है, जिसके उत्तर में बिहार के जमुई और नवादा जिले, पूर्व में देवघर और जामताड़ा, दक्षिण में धनबाद और बोकारो तथा पश्चिम में हजारीबाग एवं कोडरमा है। ध्यान रखिए, जो गिरिडीह है, गिरिडीह की चौहद्दी की बात करें तो गिरिडीह के उत्तर में जमुई जिला है। जमुई और नवादा उत्तर में बिहार के 2 जिले जमुई और नवादा इससे बाउंड्री टच करते हैं। पूर्व में देखिए तो देवघर और जामताड़ा। पूर्व में कौन सा जिला? तो देवघर और जामताड़ा इससे बाउंड्री टच करते हैं। दक्षिण में धनबाद और बोकारो। ठीक है, गिरिडीह के दक्षिण में कौन से जिले हैं? धनबाद और बोकारो। और वहीं पश्चिम में देखें तो हजारीबाग और कोडरमा है। हजारीबाग और कोडरमा पश्चिम में, गिरिडीह के पश्चिम में कौन सा जिला है? हजारीबाग और कोडरमा। देखिए, गिरिडीह को किस वर्ष रेलवे से जोड़ा गया था? तो गिरिडीह को किस वर्ष रेलवे से जोड़ा गया? तो याद रखना है 1871 में। गिरिडीह को किस वर्ष रेलवे से जोड़ा गया? 1871। गिरिडीह को रेलवे से कब जोड़ा गया? 1871 में जोड़ा गया। गिरिडीह जिला झारखंड के किस जिले से बना है? तो गिरिडीह जिला झारखंड से किस जिले से बना है? तो याद रखना है हजारीबाग से बना है। ठीक है, 1872 में। नेक्स्ट आते हैं, किस वर्ष गिरिडीह जिला का गठन किया गया? तो गिरिडीह जिला का जो गठन है ये 4 दिसंबर 1972 को किया गया। गिरिडीह जिला का गठन कब किया गया? 4 दिसंबर 1972 को किया गया। किससे? हजारीबाग से काट के। गिरिडीह जिले का गठन किस वर्ष किया गया? तो 1972 रिपीटेड है। ठीक है, देखिए गिरिडीह जिला कितने क्षेत्र में फैला हुआ है, यानी कि एरिया पूछा है, कितना क्षेत्रफल है गिरिडीह का? तो गिरिडीह का क्षेत्रफल 4,853 है। गिरिडीह जिला का क्षेत्रफल कितना है? 4,853। इसको 2-3 बार रिपीट करिए। ठीक है, 4,853। देखिए यहाँ पर गिरिडीह जिला का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 4,853 वर्ग किलोमीटर है। इसकी कुल जनसंख्या 24,45,474 है। लिंगानुपात देखेंगे तो 944 और जनसंख्या घनत्व 493 है। ठीक है, पारसनाथ पहाड़ी झारखंड के निम्नलिखित जिले में स्थित है। तो पारसनाथ पहाड़ी गिरिडीह जिले में स्थित है, मधुबन के निकट। यहाँ पे देखिए पारसनाथ पहाड़ी गिरिडीह जिले में स्थित है। इसके अलावा पारसनाथ, मधुबन, हरिहर धाम, झारखंड धाम, खड़गडीहा का लंगेश्वरी बाबा मेला, खंडोली पहाड़ी, खंडोली डैम, उसरी जलप्रपात, बाल पहाड़ी बांध आदि यहाँ के प्रमुख धार्मिक एवं पर्यटन स्थल हैं। तो देखिए गिरिडीह में कौन कौन से पर्यटन स्थल आपको देखने को मिलेंगे? एक तो पारसनाथ पता होना चाहिए आपको, दूसरा मधुबन, हरिहर धाम, झारखंड धाम। पारसनाथ देखिए कौन कौन से यहाँ पर स्थल हैं। तो एक तो पारसनाथ है, मधुबन है, हरिहर धाम है, झारखंड धाम है। तो अगर पूछ ले आपसे कि बताइए हरिहर धाम झारखंड के किस जिला में है? तो आपका गिरिडीह में है। झारखंड धाम गिरिडीह में। खड़गडीहा का लंगेश्वरी बाबा मेला कहाँ लगता है? खड़गडीहा का लंगेश्वरी बाबा मेला गिरिडीह। खड़गडीहा का लंगेश्वरी बाबा मेला कहाँ लगता है?
गिरिडीह में। खड़गडीहा का लंगेश्वरी बाबा मेला कहाँ लगता है, तो याद रखिएगा गिरिडीह में। खंडोली पहाड़ी कहाँ पर है, खंडोली पहाड़ी गिरिडीह। खंडोली पहाड़ी, खंडोली डैम, ये सब आपको गिरिडीह में देखने को मिलेगा। उसरी वाटरफॉल, उसरी जलप्रपात, उसरी वाटरफॉल कहाँ पर है, गिरिडीह में। बाल पहाड़ी डैम कहाँ पर है, गिरिडीह में। डैम की बात करें तो यहाँ पे कौन कौन सा डैम है, खंडोली डैम, खंडोली डैम और बाल पहाड़ी डैम, ये दोनों आपको गिरिडीह में देखने को मिलेगा। तो ये जितने भी यहाँ पर नाम दिए गए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, तो सबको याद रखिएगा। एक बार फिर से चलिए रिपीट करते हैं। पूछेंगे पारसनाथ, मधुबन, ये तो पता ही है। हरिहर धाम याद रखेगा गिरिडीह में। झारखंड धाम, धाम लग जाएगा, मतलब समझ जाना है कि गिरिडीह की बात हो रही है। खड़गडीहा का लंगेश्वरी बाबा मेला, खड़गडीहा का लंगेश्वरी बाबा मेला कहाँ लगता है, तो गिरिडीह में। खंडोली पहाड़, खंडोली डैम गिरिडीह में। उसरी वाटरफॉल, उसरी वाटरफॉल गिरिडीह में। बाल पहाड़ी बांध गिरिडीह में। तो ये सभी पर्यटन स्थल और धार्मिक स्थल याद रखना आपको। अगला देखिए, झारखंड राज्य के निम्नलिखित में से किस स्थान को समेत शिखर या समेत शिखर के नाम से जाना जाता है, तो याद रखिए पारसनाथ पहाड़ी। व्याख्या देख सकते हैं, गिरिडीह जिले में स्थित पारसनाथ पहाड़ी जो झारखंड की सबसे ऊंची चोटी, और ऊंचाई देखें तो 1365 मीटर, और अगर इसका फीट में देखा जाए तो 4478 फीट, 4478 फीट याद रखिएगा इसकी ऊंचाई है। ओके, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जिले का प्रशासनिक मुख्यालय गिरिडीह शहर में है, तो गिरिडीह। अगला देखिए, गिरिडीह जिले में पाए जाने वाले पेड़ों की सबसे प्रसिद्ध और प्रमुख प्रजाति कौन सी है, तो ध्यान रखना है साल वृक्ष। गिरिडीह जिला में पाए जाने वाले पेड़ों की सबसे प्रसिद्ध और प्रमुख प्रजाति कौन सी है, तो साल वृक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विधानसभा क्षेत्र गिरिडीह जिले के अंतर्गत आता है, तो ऐसा कौन सा विधानसभा है जो गिरिडीह जिले के अंतर्गत आता है, तो डुमरी, जहाँ से जयराम महतो विधायक हैं, याद रखना है। गिरिडीह जिले के अंतर्गत 4 अनुमंडल और 13 प्रखंड। ध्यान रखना है, गिरिडीह में कितने अनुमंडल, 4 अनुमंडल। गिरिडीह में कितना अनुमंडल, 4 अनुमंडल। गिरिडीह में 4 अनुमंडल। प्रखंड कौ गो, 13 गो। गिरिडीह में क्या गो प्रखंड, 13 गो। और विधानसभा 6 गो, ठीक है, विधानसभा 6 गो। 6 गो विधानसभा कौन कौन है, धनबाद है, बगोदर है, जमुआ है, डुमरी है, गिरिडीह है। तो धनबाद में 6 विधानसभा है, गिरिडीह में 6 विधानसभा है। धनबाद, बगोदर, जमुआ, डुमरी, गिरिडीह और गांडे, ठीक है। गांडे से कौन विधायक हैं, तो कल्पना सोरेन। और डुमरी से कौन विधायक हैं, तो डुमरी से जयराम महतो, ठीक है। ये 6 सीट याद रखिएगा। क्या विधानसभा सीट है गिरिडीह में, 6 विधानसभा सीट है। अनुमंडल 4, प्रखंड 13, ठीक है। चलिए, गांडे विधानसभा क्षेत्र निम्नलिखित में से किस जिले में है, तो गांडे विधानसभा क्षेत्र गिरिडीह में है, ठीक है। डुमरी भी गिरिडीह में है। खंडोली पार्क झारखंड राज्य के किस जिला में है, तो खंडोली पार्क याद रखिए गिरिडीह में है। खंडोली डैम गिरिडीह में है। हरिहर धाम, झारखंड धाम, पारसनाथ, मधुबन, ठीक है, उसरी वाटरफॉल, ये सब आपका कहाँ पे है, गिरिडीह में है। व्याख्या यहाँ पर देख सकते हैं, खंडोली पार्क गिरिडीह जिले में स्थित एक सांस्कृतिक और पारिवारिक पार्क है। पार्क के बगल में 600 मीटर ऊंचा पहाड़, जिसमें से एक वॉच टावर लगा है, जहाँ से एक ही जगह से पूरे इलाके का नज़ारा देखा जा सकता है। पहाड़ के बगल में एक झील है, इस झील से पूरे शहर को पानी की आपूर्ति की जाती है। खंडोली पार्क में झारखंड का प्राचीन सभ्यता की झलक देखने को मिलती है। याद रखिए, जो गिरिडीह में आपको खंडोली पार्क मिलेगा, तो खंडोली पार्क झारखंड की प्राचीन सभ्यता की झलक देखने को मिलती है। ऐसे कई मूर्तियों के माध्यम से दर्शाया गया है। इस पार्क का निर्माण 1995, खंडोली पार्क का निर्माण कब शुरू हुआ था, 1995 में, और जनता के लिए इसको खोल दिया गया 1999 में। अगला देखते हैं, धनबाद निम्नलिखित में से किस जिले का गठन 1956 में पुराने धनबाद उपसंभाग को अलग करके किया गया था, तो याद रखिए धनबाद। इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। देखिए, धनबाद 1928 से 1956 तक मानभूम जिले में था, ठीक है। धनबाद जो था ये 1928 से लेकर 1956 तक मानभूम में था। धनबाद 1928 से 1956 तक मानभूम में था। 24 अक्टूबर 1956 को मानभूम जिले को विभाजित कर धनबाद की राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर 1911 अधिसूचना के आधार पर एक जिला घोषित किया गया। तो धनबाद को जिला कब घोषित किया गया, 24 अक्टूबर 1956। धनबाद को जिला कब घोषित किया गया, 24 अक्टूबर 1956। धनबाद को जिला कब घोषित किया गया, 24 अक्टूबर 1956।
धनबाद जिले का गठन डैश में किया गया था, तो कब? 1956, 24 अक्टूबर, ध्यान रखें 24 अक्टूबर 1956, 24 अक्टूबर 1956। व्याख्या यहाँ पर देखिए, धनबाद का इतिहास अपने आप में पूर्ण है। सबसे पहले इसके नामकरण के इतिहास पर प्रकाश डालते हैं। धनबाद दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रथम धन और दूसरा आबाद। प्रथम धन, दूसरा आबाद। यह स्थान प्रारंभ से ही खनिज पदार्थों से परिपूर्ण था, इसलिए इसका नाम धनबाद पड़ गया। कुछ लोगों के अनुसार यह क्षेत्र कभी वैद्य धान के लिए जाना जाता था। धनबाद जिले का गठन 1956 में पुराने धनबाद उपखंड तत्कालीन मानभूम जिले के सदर उपखंड के चास और चंदन क्यारी पुलिस स्टेशनों को मिलाकर किया गया था। ध्यान रखिए, जो धनबाद जिला है, तो धनबाद जिले का गठन 24 अक्टूबर 1956 को किया गया। ठीक है, 1956 में पुराने धनबाद उपखंड तत्कालीन मानभूम जिले के सदर उपखंड, ठीक है, जो तत्कालीन मानभूम जिला था, तो तत्कालीन मानभूम जिले के सदर उपखंड के चास और चंदन क्यारी पुलिस स्टेशन को मिलाकर, ठीक है, चास और चंदन क्यारी पुलिस स्टेशन को मिलाकर किया गया था। किसका गठन? धनबाद जिला का गठन। धनबाद 1928 से पुलिस जिला है। ठीक है, जब धनबाद जिला नहीं बना था तो उससे पहले ये पुलिस जिला था, और 1928 से 1956 तक ये पुलिस जिला रहा। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। चलिए, धनबाद एक अलग ज़िले के तौर पर कब बना? तो याद रखिए 1956। धनबाद एक अलग ज़िले के तौर पर कब बना था? 1956, 24 अक्टूबर 1956। और इससे पहले क्या था? 1928 में उस समय पुलिस जिला था। 2011 की जनगणना के अनुसार धनबाद जिले की जनसंख्या क्या है? तो याद रखिए 26.84। धनबाद की जनसंख्या कितनी है? 26.84, 26.84। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार धनबाद जिला की कुल जनसंख्या 26,84,487 है। लिंगानुपात देखें तो यहाँ पर लिंगानुपात 919 है, महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर। ठीक है, घनत्व तो कितना है? 1316। ये घनत्व तो याद रखिए धनबाद जिला को लोग, क्या कि झारखंड में जितने भी ज़िले हैं, सभी ज़िलों में जो सर्वाधिक घनत्व वाला ज़िला है ये धनबाद ही है। ठीक है, और यहाँ पर लिटरेसी रेट की बात करें तो 74.52% है। नेक्स्ट है, झारखंड के किस शहर का कुल भौगोलिक क्षेत्र सबसे अधिक है? ठीक है, भौगोलिक क्षेत्र सबसे अधिक है, तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अगर जाएंगे तो धनबाद जाएंगे। ठीक है, भौगोलिक क्षेत्र की बात करें तो सबसे ज़्यादा भौगोलिक यहाँ पर शहर पूछा है, किस शहर का भौगोलिक क्षेत्र सबसे अधिक है, तो शहर में धनबाद हो जाएगा। अच्छा, अगर पूछता कि झारखंड में किस जिला का भौगोलिक क्षेत्र सबसे अधिक है, तब आंसर करते वेस्ट सिंहभूम, तब आंसर करते हम लोग वेस्ट सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम। लेकिन यहाँ पर हमको शहर पूछा है, तो शहर पूछा है तो हमका आंसर धनबाद हो जाएगा। ठीक है, व्याख्या देखिए, धनबाद शहर का कुल भौगोलिक क्षेत्र पर दिए गए विकल्प में सर्वाधिक है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सबसे ज़्यादा धनबाद का है। चलिए, झारखंड के धनबाद जिले में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितनी है? 6। धनबाद में विधानसभा सीट कितना है? 6 को। धनबाद में के को विधानसभा सीट है? 6 को। ठीक है, गिरिडीह में भी आपका विधानसभा 6 को था, ये ध्यान रखना है। गिरिडीह में भी के को विधानसभा था? 6 को। और धनबाद में भी 6 को विधानसभा है। चलिए, व्याख्या यहाँ पर देख सकते हैं। धनबाद जिले की स्थापना 24 अक्टूबर 1956 को की गई। यह राज्य की पूर्वी भाग में स्थित है। झारखंड के पूर्वी भाग में आपको धनबाद देखने को मिलेगा। इसके अंतर्गत 10 प्रखंड, एक लोकसभा संसदीय क्षेत्र, 6 विधानसभा क्षेत्र धनबाद, झरिया, बाघमरा, निरसा, टुंडी और सिंदरी आते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है? फेमिना मिस इंडिया झारखंड वामिका निधि निम्नलिखित में से किस जिले में है? तो याद रखिए धनबाद। फेमिना मिस इंडिया झारखंड वामिका निधि का संबंध किस जिले से है? तो धनबाद से। व्याख्या यहाँ पर देख सकते हैं। फेमिना मिस इंडिया झारखंड 2017 का खिताब जीतने वाली वामिका निधि धनबाद जिले की रहने वाली है। इसको एकदम गौर कर पी जाइए। जैसे प्रियंका चोपड़ा के बारे में पूछता है ना कि उनका संबंध कहाँ से है, जमशेदपुर, तो उसी प्रकार जो वामिका निधि धनबाद। वामिका निधि क्यों मतलब कि फेमस है? तो फेमिना मिस इंडिया 2017 का खिताब इन्होंने जीता। वामिका निधि इन्होंने फेमिना मिस इंडिया 2017 का खिताब जीता था और इसको लेकर के चर्चा में आई थी। तो ध्यान रखिए, वामिका निधि कहाँ की रहने वाली है? धनबाद। वामिका निधि कहाँ की रहने वाली है? धनबाद। चलिए, तोपचांची झील झारखंड के किस जिला में है? तो तोपचांची झील, तो याद रखिए धनबाद में है। तोपचांची कहाँ पर है? धनबाद। ठीक है, इसके बारे में आपको याद रखना है, तोपचांची झील एक कृत्रिम झील है और यह गोल्डन चतुर्भुज में स्थित है। ध्यान रखना है, जो तोपचांची झील है यह एक कृत्रिम आर्टिफिशियल झील है, आर्टिफिशियल लेक है, और ये
किस में स्थित है? तो ये गोल्डन चतुर्भुज में स्थित है। बोकारो की बात करेंगे, किस साल बोकारो को ज़िले का दर्जा दिया गया? तो बोकारो को ज़िले का दर्जा 1991। बोकारो को ज़िले का दर्जा कब मिला? 1991 में। ठीक है। अच्छा, 1991 में एक और ज़िला था जिसको ज़िला का दर्जा मिला, वो कौन था बता सकते हैं? तो गढ़वा। ठीक है, 1991 में गढ़वा को भी ज़िला का दर्जा दिया गया। 1991 में गढ़वा को भी ज़िला का दर्जा दिया गया। और बोकारो भी ज़िला का दर्जा कब मिला इसको? 1991। बोकारो ज़िले का निर्माण 1 अप्रैल 1991 को तत्कालीन धनबाद जिले के चास और चंदनक्यारी प्रखंड, ठीक है, बोकारो ज़िले का निर्माण जो है 1 अप्रैल 1991 को तत्काल धनबाद जिला के चास और चंदनक्यारी प्रखंड तथा गिरिडीह जिला के बेरमो अनुमंडल को विलय कर गठित किया गया था। तो यहाँ से प्रश्न बनने का ज़्यादा चांस आपका रहेगा। देखिए, पूछेगा कि जो बोकारो है, ठीक है, बोकारो सबसे पहला पॉइंट कि अस्तित्व में कब आया? तो 1991 में। ठीक है, बोकारो कैसे बना? तो धनबाद जिला के 2 प्रखंड, एक आपका चास और दूसरा चंदनक्यारी, चास और चंदनक्यारी, और गिरिडीह जिला का बेरमो अनुमंडल। धनबाद जिला का 2 प्रखंड चास और चंदनक्यारी, और गिरिडीह जिला का 1 अनुमंडल बेरमो। ठीक है, गिरिडीह का 1 अनुमंडल बेरमो, इन तीनों को मिला करके बोकारो जिला का गठन किया गया। प्रश्न देखिए, 1991 में बोकारो की स्थापना झारखंड के किन जिलों से की गई थी? तो याद रखिए, धनबाद और गिरिडीह। धनबाद के 2 प्रखंड, एक चास और चंदनक्यारी, और गिरिडीह जिला का अनुमंडल, और गिरिडीह जिला का 1 अनुमंडल, कौन सा अनुमंडल? तो बेरमो। तो चास, चंदनक्यारी और बेरमो को मिला करके जो है ना, बोकारो का गठन 1991 में किया गया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, झारखंड में बोकारो जिले का गठन 1991 में, ठीक है, डैश जिले से अलग किए गए एक हिस्से से किया गया था? तो धनबाद। ठीक है, इसको ध्यान रखिए, धनबाद। चलिए, व्याख्या यहाँ पर देख सकते हैं। बोकारो जिले की स्थापना 1 अप्रैल 1991 को की गई और इसका मुख्यालय चास में है। बोकारो जिला का मुख्यालय कहाँ पर है? चास में। बोकारो जिला का मुख्यालय बता सकते हैं? चास में। बोकारो जिला का मुख्यालय कहाँ पर है? चास में। 2011 की जनगणना के अनुसार इस जिले का कुल जनसंख्या कितना है? 20,62,000। राउंड फिगर याद रखिए ताकि डाटा आपको ज़्यादा समय तक याद रहेगा। ठीक है, तो बोकारो जिले का कुल जनसंख्या कितना है? 20,62,000। क्षेत्रफल की बात करें तो 2883। बोकारो का क्षेत्रफल कितना है? 2883। बोकारो का क्षेत्रफल 2883 स्क्वायर किलोमीटर। इसके अंतर्गत 2 अनुमंडल और 9 प्रखंड तथा 4 विधानसभा आते हैं। बोकारो के अंतर्गत कितने अनुमंडल? 2 अनुमंडल। बोकारो में कितने अनुमंडल है? 2 अनुमंडल है। प्रखंड कितना है बाबू? 9 है, और विधानसभा सीट 4 है। ये 4 विधानसभा सीट कौन कौन से हैं? तो एक तो आपका गोमिया है, बोकारो है, बेरमो है, चंदनक्यारी। याद रखिए, बेरमो है, बेरमो किससे अलग करके? गिरिडीह का ये अनुमंडल था, गिरिडीह जिला का अनुमंडल था जिसको 1991 में अलग किया गया और बोकारो में ऐड किया गया। ठीक है, और चास और चंदनक्यारी ये धनबाद के प्रखंड हैं, और बेरमो अनुमंडल है गिरिडीह जिला का, और तीनों को मिला करके बोकारो बना है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। और एक चीज़ याद रखिए, बोकारो जिला का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? चास में है। बोकारो का हेडक्वार्टर आपका चास में है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, जनवरी 2022 में किस भाषा को बोकारो में क्षेत्रीय भाषा के रूप में अधिसूचित किया गया? तो याद रखिए, कुरमाली। ठीक है, जनवरी 2022 में किस भाषा को बोकारो में क्षेत्रीय भाषा के रूप में अधिसूचित किया गया? कुरमाली को। किसको? कुरमाली को। व्याख्या देखिए, झारखंड सरकार के प्रधान सचिव ने एक नई अधिसूचना जारी की जिसमें बोकारो एवं धनबाद जिला के लिए नागपुरी, उर्दू, खोरठा, कुरमाली और बांग्ला सहित 5 भाषाओं को क्षेत्रीय भाषाओं का दर्जा दिया गया। ठीक है, 1991 में बोकारो जिला की स्थापना के लिए गिरिडीह जिले से कितने ब्लॉक लिए गए थे? तो गिरिडीह जिले से 6 ब्लॉक। देखिए, एक अनुमंडल एक था, वो था आपका बेरमो। ठीक है, बेरमो के अंतर्गत आते थे ये 6 ब्लॉक। ठीक है, तो 1991 में बोकारो जिला की स्थापना के लिए गिरिडीह जिले से कितने ब्लॉक लिए गए थे? ब्लॉक की बात हो रही है यहाँ पर, तो 6 ब्लॉक लिए गए थे, इसे ध्यान रखना है। व्याख्या अगर देखें तो 1991 में बोकारो जिला की स्थापना गिरिडीह जिले के 6 प्रखंड, धनबाद जिले के 2 प्रखंड को मिलाकर की गई थी। ठीक है, धनबाद के 2 प्रखंड तो हमें पता है, चास और चंदनक्यारी, और गिरिडीह जिला के 6 प्रखंड, गिरिडीह जिला का 6 प्रखंड, उसमें हम अनुमंडल देख रहे थे, लेकिन अनुमंडल के अंतर्गत कितना प्रखंड था? 6।
तो यहाँ पर अगर आपसे पूछ ले कि जो बोकारो गठित हुआ तो बोकारो का गठन गिरिडीह व धनबाद के कितने कितने प्रखंडों को मिलाकर किया गया, तो याद रखिए जो गिरिडीह है, गिरिडीह के 6 प्रखंड और जो धनबाद है, धनबाद के 2 प्रखंड, गिरिडीह के 6 प्रखंड और धनबाद के 2 प्रखंड। अच्छा, अनुमंडल पूछेगा तो गिरिडीह का सिर्फ एक अनुमंडल, वो था बेरमो, और बेरमो के अंतर्गत 6 प्रखंड आते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए, 1991 में बोकारो की स्थापना धनबाद जिले के कितने ब्लॉक से की गई, तो 2, एक चास एक चंदन क्यारी, और बोकारो जिला का जो अभी वर्तमान में हेड क्वार्टर है आपका चास में ही है। ठीक है, चलिए, बोकारो जिले का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, अभी तुरंत हमने देखा 2883, कितना है 2883 स्क्वायर किलोमीटर। बोकारो जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल 2883 स्क्वायर किलोमीटर है। यह राज्य के पूर्वी भाग में है। बोकारो जिला की सीमा पश्चिम बंगाल से लगी हुई है। ठीक है, पश्चिम बंगाल से लगी हुई है। समुद्री स्तर से बोकारो जिले की औसत ऊंचाई कितनी है, तो याद रखिए 210 मीटर। समुद्री स्तर से, समुद्र तल से बोकारो जिले की औसत ऊंचाई कितनी है, 210 मीटर। समुद्र तल से बोकारो जिले की औसत ऊंचाई 210 मीटर। समुद्र तल से बोकारो जिले की औसत ऊंचाई 210 मीटर। फीट में देखें तो 689 फीट है। बोकारो जिला को पहले माराफारी नाम से जानते थे। बोकारो को पहले किस नाम से जानते थे, माराफारी के नाम से जाना जाता था। बोकारो जिले में स्थित भेंडरा को झारखंड का सेफील्ड कहा जाता है। बोकारो जिले में एक भेंडरा करके गांव है, उसको झारखंड का सेफील्ड कहा जाता है। बोकारो जिले में आपको भेंडरा देखने को मिलेगा और भेंडरा को जो है झारखंड का सेफील्ड कहा जाता है। जिले में स्थित तेनुघाट बांध देश का सबसे बड़ा अर्थिन बांध है। ठीक है, तेनुघाट बांध आपको कहाँ मिलेगा, तेनुघाट बांध आपको बोकारो में मिलेगा, और तेनुघाट बांध जो है देश का सबसे बड़ा अर्थिन बांध है। तो अगर आपसे पूछे कि देश का सबसे बड़ा अर्थिन बांध कौन सा है, तेनुघाट बांध। देश का सबसे बड़ा अर्थिन बांध कौन सा है, तेनुघाट बांध। ठीक है, झारखंड का सेफील्ड किसको कहते हैं, भेंडरा। भेंडरा कहाँ पड़ता है आपका, बोकारो में। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, बोकारो जिले में ज़मीन की औसत ऊंचाई क्या है, अभी तुरंत हमने देखा समुद्र तल से 210 मीटर। चलिए, अगला क्या है, 2011 की जनगणना के अनुसार बोकारो जिले की कुल आबादी क्या है, तो आबादी याद रखिए 20,62,000, 20,62,000, 20,62,000। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार बोकारो जिले की कुल जनसंख्या 20,62,000, राउंड फिगर याद रखिए, ज़्यादा समय तक आपको याद रहेगा। बोकारो जिले का लिंगानुपात देखें तो 922। ठीक है, और डेंसिटी देखें तो 715। अच्छा, धनबाद का डेंसिटी कितना है पता है, 1316 है। चलिए, अगला हम लोग देखते हैं, झारखंड का पहला वाईफाई ग्राम निम्नलिखित में से किस प्रखंड में है, तो ध्यान रखना है कसमार में। झारखंड का पहला वाईफाई ग्राम किस प्रखंड में है, कसमार। झारखंड का जो पहला वाईफाई ग्राम है किस प्रखंड में है, कसमार में है। व्याख्या देख सकते हैं, झारखंड में गर्री गांव वाईफाई चौपाल पाने वाला पहला गांव है। यह बोकारो जिले के कसमार प्रखंड में है। ठीक है, कसमार प्रखंड बोकारो में पड़ता है। चलिए, हजारीबाग की बात करते हैं, तो हजारीबाग जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, तो क्षेत्रफल याद रखिए 4,302 स्क्वायर किलोमीटर। हजारीबाग का क्षेत्रफल कितना है, 4,302 स्क्वायर किलोमीटर। हजारीबाग का क्षेत्रफल कितना है, 4,302 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं हजारीबाग जिला 1834 में अस्तित्व में है। यह झारखंड के उत्तरी भाग में स्थित है। हजारीबाग को हजार बागों का शहर भी कहा जाता है। एक दंत कथा के अनुसार हजारी ग्राम के कारण इसका नाम हजारीबाग पड़ा। हजारीबाग का क्षेत्रफल 4,302 वर्ग किलोमीटर है। हजारीबाग में 2 अनुमंडल 6 प्रखंड है। हजारीबाग में याद रखिए 2 अनुमंडल और 16 प्रखंड, सॉरी 6 मैंने कह दिया। हजारीबाग में 2 अनुमंडल और 16 प्रखंड है। हजारीबाग में प्रखंडों की संख्या कितनी है, 16। हजारीबाग में प्रखंडों की संख्या 16, अनुमंडल कितने हैं, 2 है। क्षेत्रफल कितना है, 4,302 स्क्वायर किलोमीटर है। क्षेत्रफल कितना है, 4,302 स्क्वायर किलोमीटर। चलिए, हजारीबाग जिले के बारे में क्या सत्य नहीं है, तो याद रखिए लिंगानुपात वाला डेटा सत्य नहीं है। ठीक है, 910, इसका लिंगानुपात 910 नहीं है। बाकी बात ऑप्शन ए देखिए तो हजारीबाग सड़क मार्ग से रांची से 93 किलोमीटर, सही बात है। हजारीबाग सड़क मार्ग से अगर दूरी देखते हैं तो रांची और हजारीबाग की दूरी 93 किलोमीटर आपको पड़ती है। हजारीबाग में 2 उप डिवीज़न यानी कि अनुमंडल पूछ रहा है, हजारीबाग में 2 अनुमंडल सही है। ठीक है, हजारीबाग जिले का कुल क्षेत्रफल अभी तुरंत हमने देखा 4,302 स्क्वायर किलोमीटर है। लेकिन ये जो लिंगानुपात वाला डाटा है ये आपका गलत है। लिंगानुपात कितना है हजारीबाग का, तो 947 है। ठीक है, हजारीबाग का लिंगानुपात कितना है, 947। अच्छा, क्षेत्रफल कितना है, 17,34,000।
हजारीबाग का क्षेत्रफल कितना है? 17,34,000। हजारीबाग का क्षेत्रफल कितना है? 17,34,000, 17,34,000। और डेंसिटी देखें यहाँ पर 488 यहाँ का डेंसिटी है। चलिए चतरा की बात करें तो यहाँ पर देखिए निम्नलिखित वर्षों में चतरा एक अलग ज़िला बना दिया गया था। तो याद रखिए 1991। ठीक है, चतरा एक अलग ज़िला कब बना दिया गया? 1991 को। चतरा एक अलग ज़िला कब बनाया गया? 1991। ठीक है, इसको ध्यान रखें। अच्छा, 1991 में कौन कौन सा ज़िला अस्तित्व में आया, बता सकते हैं? तो याद रखिए 1991 में एक तो आपका गढ़वा बना था। ठीक है, पहला याद रखिए। दूसरा बोकारो बना, और तीसरा हम लोग पढ़ रहे हैं चतरा। तो 1991 में अस्तित्व में आने वाले ज़िले में पहला नाम रखना है गढ़वा, फिर बोकारो, फिर चतरा। गढ़वा, बोकारो, चतरा, इन सभी ज़िलों का जो गठन है ये 1991 में हुआ। ठीक है, तो इस बिंदु को ध्यान रखिएगा। और एक डेट आपको मैंने बताया था 18 मई 1983। इस दिन दो ज़िले अस्तित्व में आए थे। कौन से दो ज़िले? तो एक आपका आया था अस्तित्व में लोहरदगा और एक गुमला, रांची से अलग होकर। एक डेट और याद रखिए, 12 सितंबर 2007। 12 सितंबर 2007 इस दिन दो ज़िले अस्तित्व में आए। एक आपका खूंटी, एक आपका रामगढ़। ठीक है, एक खूंटी, एक रामगढ़। ये भी कब अस्तित्व में आया? तो याद रखिए 12 सितंबर 2007। चलिए यहाँ पर व्याख्या आप देख सकते हैं। चतरा जिला का गठन 29 मई 1991 को हजारीबाग से विभाजित कर किया गया था। चतरा जिला का गठन कब किया गया? तो 29 मई 1991 को हजारीबाग से अलग करके, और इसका मुख्यालय चतरा में है। ठीक है, चतरा जिला का गठन जो है 19 मई 1991 को हजारीबाग जिला से अलग करके किया गया, और चतरा का हेडक्वार्टर चतरा ही है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई देखें 16 मीटर। ध्यान रखिए, चतरा की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 16 मीटर 52 फीट। 16 मीटर या 52 फीट, 16 मीटर या 52 फीट। यह राज्य के उत्तरी भाग में स्थित है। इसे छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार के नाम से जाना जाता है। तो छोटा नागपुर का, ठीक है, प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? चतरा को। अच्छा, वहीं अगर आपसे मैं पूछूं कि संथाल परगना का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? तो राजमहल पहाड़ी। ठीक है, राजमहल को संथाल परगना का प्रवेश द्वार, तेलियागढ़ जो किला है, तेलियागढ़ी किला, उसको प्रवेश द्वार कहते हैं संथाल परगना का। वहीं अगर छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार अगर पूछ ले आपसे तो याद रखिएगा चतरा। छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार नाम से किसे जानते हैं? चतरा को। इस जिला में 2 अनुमंडल और 12 प्रखंड हैं। ठीक है, चतरा में कितना अनुमंडल? 2 अनुमंडल और 12 प्रखंड है। चलिए, चतरा जिला का भौगोलिक क्षेत्र पूछ रहा है, कितना है? तो याद रखिए 3,706 वर्ग किलोमीटर। चतरा का क्षेत्रफल कितना है? 3,706 वर्ग किलोमीटर। 3,706 वर्ग किलोमीटर। व्याख्या देख सकते हैं, चतरा जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल 3,706 स्क्वायर किलोमीटर है। दामोदर, चाको, यमुना, बरकी, गरही यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। ठीक है, चतरा में कौन कौन सी नदियाँ प्रमुख हैं? तो एक दामोदर याद रखिए, चाको, बरकी, गरही। ठीक है, अगला प्रश्न है, चतरा जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? अभी तुरंत हमने देखा 3,706। कितना है? 3,706 स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? चतरा का प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये आपका चतरा ही है। अगला प्रश्न क्या है? चतरा जिले की प्रशासनिक मुख्यालय चतरा है। जनगणना 2011 के अनुसार इस जिले की कुल जनसंख्या 10,42,000 है। चतरा का कुल जनसंख्या कितना है? 10,42,000। चतरा का कुल जनसंख्या 10,42,000 है। क्षेत्रफल कितना है? 3,706 स्क्वायर किलोमीटर। और लिटरेसी रेट देखें 60.18%। ठीक है, दाता अमीर अली शाह की दरगाह निम्नलिखित में से झारखंड में कहाँ है? तो दाता अमीर अली शाह, तो याद रखिए प्रतापपुर में। दाता अमीर अली शाह की दरगाह कहाँ पर है? तो याद रखना है प्रतापपुर। दाता अमीर अली शाह की दरगाह कहाँ पर है? प्रतापपुर में। व्याख्या देख सकते हैं, चतरा जिले के प्रतापपुर में सतवाहिनी नदी के तट पर बरुआ शरीफ में, कहाँ पर? बरुआ शरीफ में दाता अमीर अली शाह का मजार है। कहा जाता है कि यह सूफी संत 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यहाँ आया था। तो ध्यान रखना है, चतरा में प्रतापपुर करके एक जगह है और वहाँ पर एक नदी प्रवाहित होती है, सतवाहिनी नदी। तो प्रश्न बना सकता है कि बोलेगा बताओ जो सतवाहिनी नदी है ये कहाँ प्रभावित होता है? तो ये चतरा जिला में प्रभावित होता है। और इसी सतवाहिनी नदी के तट पर आपको एक जगह मिलेगा बरुआ शरीफ, और वहाँ पे किन की मज़ार है? तो दाता अमीर अली शाह की मज़ार है। दाता अमीर अली शाह की मज़ार है। और इनका संबंध जो है ये सूफी संत थे, ये सूफी संत थे। ठीक है, चलिए, कोलेश्वरी देवी मंदिर झारखंड के हंटरगंज ब्लॉक में 157 फीट की ऊंचाई पर डैश की चोटी में स्थित है। तो ध्यान रखिए कोल्हुआ पहाड़।
ठीक है। कोलेश्वरी देवी मंदिर झारखंड के हंटरगंज ब्लॉक में 157 फीट की ऊंचाई पर डैश की चोटी पर है। तो कोल्हा पहाड़, कोलेश्वरी मंदिर, ठीक है, ऊंचाई याद रखिए 157 फीट। कोलेश्वरी मंदिर की ऊंचाई कितनी है? 157 फीट। और कहाँ पर, किस चोटी पर? कोल्हा पहाड़ पर, कोल्हा पहाड़ की ऊंची चोटी पर स्थित है। ठीक है। व्याख्या यहाँ पर देखें तो कोलेश्वरी देवी मंदिर चतरा जिले के हंटरगंज ब्लॉक में है। कोलेश्वरी मंदिर कहाँ पर है, किस जिला में? तो चतरा जिला के हंटरगंज ब्लॉक में। कोलेश्वरी मंदिर ध्यान रखना है आपको। कोलेश्वरी मंदिर कहाँ है? चतरा जिला के हंटरगंज ब्लॉक में। ठीक है। 1575 फीट ऊंचाई पर, यहाँ पर थोड़ा सा कट गया, यहाँ पर 157 ही है, वहाँ से 1575 फीट होगा। ठीक है, इसको, इस एरर को सही करना है। तो कोलेश्वरी मंदिर चतरा जिले के हंटरगंज ब्लॉक में 1575 फीट, वहाँ पे मैं आपको 157 बता रहा था, इसके लिए सॉरी, क्योंकि वहाँ कट गया तो दिख नहीं रहा था। 1575 फीट की ऊंचाई पर स्थित कोल्हा पहाड़ की चोटी पर स्थित है। ठीक है। लोक व धार्मिक कथाओं के अनुसार राजा विराट ने माता की प्रतिमा को यहाँ स्थापित किया था। माता की प्रतिमा काले दुर्लभ पत्थर को तराश कर बनाई गई है। तो प्रश्न करेगा आपको कि बताइए, जो कोलेश्वरी देवी मंदिर है चतरा के हंटरगंज ब्लॉक में, तो वहाँ पर जो माता की प्रतिमा है, तो माता की प्रतिमा किसके द्वारा स्थापित कराई गई? तो राजा विराट के द्वारा। किनके द्वारा? राजा विराट के द्वारा। तो ये पॉइंट याद रखिए। बात करते हैं अब हम लोग रामगढ़ की। 2011 की जनगणना के अनुसार रामगढ़ जिला का जनसंख्या घनत्व पूछा है। तो याद रखिए 684। रामगढ़ जिला का जनसंख्या घनत्व कितना है? 684। व्याख्या यहाँ पर देखें तो रामगढ़ जिला का निर्माण 12 सितंबर 2007, देखिए 2007, 12 सितंबर 2007 को जो है रामगढ़ 24वें जिले के रूप में अस्तित्व में आता है। और इसी तारीख को झारखंड का 23वां जिला भी बनता है, खूंटी। तो ये दोनों बिंदु आपको ध्यान में रखने हैं। रामगढ़ जिला का निर्माण 12 सितंबर 2007 को हजारीबाग जिला को विभाजित करके 24वें जिले के रूप में किया गया। ठीक है। रामगढ़ जिला का निर्माण किसको अलग करके? तो याद रखिए हजारीबाग को अलग करके। बहुत लड़के क्या करते हैं, रांची मार देते हैं। ठीक है, क्योंकि रांची से बाउंड्री टच होता है, तो नहीं, ऐसा गलती नहीं करना है आपको। जो खूंटी जिला बना था वो रांची से अलग होकर, खूंटी भी इसी दिन बना है, खूंटी रांची से अलग होकर बना है, जबकि आपका ये जो हजारीबाग रामगढ़ है हजारीबाग से अलग होकर बना है। ये बिंदु ध्यान रखना है। 2011 की जनगणना के अनुसार रामगढ़ जिले की कुल जनसंख्या 9,49,000 है और लिंगानुपात देखें तो 921 है। पुरुष जनसंख्या घनत्व देखें 708 है। लिटरेसी रेट 73.17% है। रामगढ़ का इतिहास बहुत प्राचीन है, शायद मौर्य वंश से भी पहले का है। रामगढ़ नाम यहाँ पर मुरराम और बेलुआगढ़ के मिलने से हुआ है। रामगढ़ मुरराम और बेलुआगढ़ के मिलने से हुआ है। इसकी सीमा पर सीतागढ़ और विष्णुगढ़ भी है। इसकी सीमा पर सीतागढ़ और विष्णुगढ़ भी है। 1940 में कांग्रेस का जो 53वां अधिवेशन रामगढ़ में आयोजित हुआ, जिसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने की। सुभाष चंद्र बोस ने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक तथा एम.एन. राय ने रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना यहीं की। ठीक है। रामगढ़ राज्य की स्थापना राजा बागदेव सिंह ने 1368 में की थी। तो यहाँ से आपको क्या क्या पॉइंट पता चला? पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जो रामगढ़ है यहाँ पर 1940 में 1940 में किस चीज़ की स्थापना की गई? तो यहाँ पर स्थापना नहीं, आयोजित हुआ था कांग्रेस का 53वां अधिवेशन। ठीक है। दूसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है, यहाँ पर जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है, जो सुभाष चंद्र बोस जी हैं, तो सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा यहाँ पर कौन सा ब्लॉक बनाया गया? तो ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई। और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, एम.एन. रॉय ने यहाँ पर रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना की। किसने? एम.एन. रॉय ने। किसने? एम.एन. रॉय ने। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। तो पूछेगा कि झारखंड में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो याद रखिएगा एम.एन. रॉय के द्वारा। कहाँ पर? रामगढ़ में। रामगढ़ राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो रामगढ़ राज्य की स्थापना जो है आपका बागदेव सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? बागदेव सिंह के द्वारा। कब? 1368 में, 1368 में बागदेव सिंह नामक व्यक्ति ने, राजा बागदेव सिंह नामक व्यक्ति ने रामगढ़ राज्य की स्थापना की। ठीक है, इसको याद रखिए। रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना एम.एन. रॉय। सुभाष चंद्र बोस ने कौन सा संस्था बनाया यहाँ पे? तो ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। 1940 में क्या हुआ था? तो 1940 में यहाँ पर कांग्रेस का जो 53 नंबर का जो कॉन्फ्रेंस हुआ, ये रामगढ़ में हुआ और लीडरशिप
मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नेतृत्व में। चलिए, ब्रिटिश शासनकाल के दौरान झारखंड में किस जिले को सैन्य जिला कहा जाता था? तो याद रखिए रामगढ़ को सैन्य जिला कहा जाता था। व्याख्या देखिए, ब्रिटिश शासनकाल के दौरान झारखंड के रामगढ़ जिले को सैन्य जिला के रूप में जाना जाता था। रामगढ़ छावनी परिषद की स्थापना 1941 में की गई थी। तो याद रखिए, रामगढ़ छावनी परिषद की स्थापना कब की गई थी? 1941। रामगढ़ छावनी परिषद की स्थापना 1941। रामगढ़ छावनी परिषद की स्थापना 1941 में। यहाँ 2 सेना प्रशिक्षण केंद्र हैं, एक सिख रेजिमेंटल सेंटर, दूसरा पंजाब रेजिमेंटल सेंटर। तो आपको पूछेगा कि रामगढ़ जो छावनी है, रामगढ़ छावनी, यहाँ पर 2 सेना प्रशिक्षण केंद्र हैं, उसमें से एक का नाम बता सकते हैं? ऑप्शन दे देगा, सिख रेजिमेंटल सेंटर, दूसरा दे देगा अहिर रेजिमेंटल सेंटर, तीसरा दे देगा और 2-3 नाम दे देगा। तो याद रखिएगा, नाम आपको याद रखना है। यहाँ पे 2 सेना प्रशिक्षण केंद्र कौन कौन से हैं? एक आपका सिख रेजिमेंटल सेंटर, दूसरा पंजाब रेजिमेंटल सेंटर। सिख रेजिमेंटल सेंटर और पंजाब रेजिमेंटल सेंटर आपको यहाँ पर है। मार्च 1940 में कांग्रेस का 53वां अधिवेशन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में झंडा चौक रामगढ़ अब रामगढ़ छावनी में संपन्न हुआ। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है? झारखंड में रामगढ़ जिले के दक्षिण में कौन सा जिला है? तो साउथ में बोल रहा है, दक्षिण में। तो दक्षिण में याद रखिए, रामगढ़ के दक्षिण में रांची है। व्याख्या यहाँ पर देख सकते हैं, रामगढ़ जिला के पूरब में अगर देखिएगा तो बोकारो मिलेगा। रामगढ़ के पूर्व में क्या है? बोकारो है। पश्चिम में रांची आपको मिलेगा। उत्तर में हजारीबाग, दक्षिण में रांची। तो दक्षिण में और पश्चिम में दोनों रांची स्थित है। पूर्व में बोकारो है, उत्तर में हजारीबाग है। ठीक है, उत्तर में क्या है? हजारीबाग है। इसके अंतर्गत 1 अनुमंडल, 6 प्रखंड और 2 विधानसभा सीट हैं। दामोदर, भैरवी, कोनार, सपही यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। ठीक है, तो रामगढ़ से होकर बहने वाली नदियों कौन कौन सी हैं? तो एक दामोदर, भैरवी, कोनार, सपही। दामोदर, भैरवी, कोनार, सपही। चलिए, कोडरमा जिला की बात करते हैं। तो कोडरमा जिले के परिधि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? तो याद रखिए, ऑप्शन नंबर डी गलत है। उत्तर खड़गडिहा जिला। खड़गडिहा जिला आपको, ये आपका कोडरमा में नहीं है। ठीक है, बाकी बात गया पूछ रहा परिधि के संबंध में, तो उत्तर में खड़गडिहा जिला नहीं है। ठीक है, खड़गडिहा जिला उत्तर में नहीं है। ये तो आपका शायद गिरिडीह में पड़ता है खड़गडिहा। तो यहाँ पे व्याख्या देख सकते हैं, कोडरमा जिले के उत्तर में बिहार राज्य का नवादा जिला, दक्षिण में हजारीबाग और पूर्व में गिरिडीह और पश्चिम में बिहार का गया जिला स्थित है। कोडरमा जिला का जो निर्माण है ये 10 अप्रैल 1994 को हजारीबाग जिला से काटकर किया गया। कोडरमा जिला बड़े पैमाने पर खनिज संसाधनों से समृद्ध है। ठीक है, कोडरमा में बड़े पैमाने पर अबरक पाया जाता है, इसलिए इसे भारत की अबरक राजधानी कहते हैं। रात्रि प्रहर में अबरक की पहाड़ियाँ चांद की रोशनी में चमकती है, जिस कारण इसे चमकीली धरती भी कहा जाता है। चलिए, कोडरमा बिहार के किस जिले को स्पर्श करता है? तो यहाँ पर ध्यान रखिए, कोडरमा जिले की सीमाएं बिहार राज्य के गया और नवादा जिले से लगती हैं। अगला प्रश्न क्या है? भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार झारखंड राज्य में निम्न में कौन सा जिला सबसे छोटा है? तो सबसे छोटा याद रखना है आपको, सबसे छोटा आपका कोडरमा है। ठीक है, ऐसे तो ये अकॉर्डिंग टू ऑप्शन कोडरमा होगा। ऐसे ऑल ओवर बात करें तो न्यूनतम क्षेत्रफल के मामले में, न्यूनतम क्षेत्रफल में पहले स्थान पर रामगढ़ आएगा आपका। ठीक है, न्यूनतम में पहले स्थान पर रामगढ़ आएगा, इसको ध्यान रखें। यहाँ पर देख सकते हैं, भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जिला पश्चिमी सिंहभूम और सबसे छोटा जिला रामगढ़ है। रामगढ़ के क्षेत्रफल की बात करें तो 1360 स्क्वायर किलोमीटर है। यहाँ पर देख सकते हैं, गढ़वा, बोकारो, दुमका, कोडरमा, इनका क्षेत्रफल कितना है ये बताया गया है। तो न्यूनतम क्षेत्रफल के मामले में पहला स्थान किसका है? तो न्यूनतम क्षेत्रफल में पहला स्थान रामगढ़ का है, इसको आप ध्यान रखिए। चलिए, अगला प्रश्न देखिए, झारखंड के कौन से जिले में आदिवासी जनसंख्या व प्रतिशत न्यूनतम प्रतिशत है? तो आदिवासी जनसंख्या का परसेंटेज न्यूनतम कहाँ पर है? तो कोडरमा में। ठीक है, आदिवासी जनसंख्या का न्यूनतम परसेंटेज कोडरमा में आपको मिलेगा। देखिए, झारखंड के खूंटी जिले में जनजातीय जनसंख्या का सबसे अधिक परसेंटेज आपको देखने को मिलेगा और वही सबसे कम परसेंटेज कोडरमा में। तो इसको एकदम रट जाइए एकदम कि झारखंड में वैसा कौन सा जिला है जहाँ जनजातीय जनसंख्या का परसेंटेज सबसे अधिक है? तो खूंटी। और ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पर आदिवासी जनसंख्या का परसेंटेज सबसे कम है?
तो वो है कोडरमा। खूंटी कोडरमा, खूंटी सर्वाधिक में, कोडरमा न्यूनतम में परसेंटेज के मामले में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जिलों में से कौन से जिले में देबार घाटी स्थित है? तो देबार घाटी कोडरमा, एकदम इसको एकदम पूरा रट जाइए। देबार घाटी कहाँ पर है बताइए? देबार घाटी कोडरमा में। देबार घाटी कहाँ पर है? कोडरमा। देबार घाटी कहाँ पर है? कोडरमा। तो 2-3 बार बोलते रहिए, ठीक है, चीज़ें लॉन्ग टर्म तक आपको याद रहेंगी। देबार घाटी कोडरमा जिला का सबसे ऊंचा स्थान है। जो देबार घाटी है ये कोडरमा जिले का सबसे ऊंचा स्थान है, जिसकी ऊंचाई लगभग 677 मीटर है। कोडरमा जिले में मकामारो की पहाड़ियाँ एक धार्मिक स्थान है और ऐसा माना जाता है कि इसी स्थान पर परशुराम ने अपनी माता और 3 भाइयों को मार दिया था। ठीक है, तो ध्यान रखना है मकामारो की पहाड़ियाँ। एक तो आपको देबार घाटी याद रखना है पहला, कि देबार घाटी अगर पूछ ले कोई कहाँ पर है तो ये कोडरमा में, देबार घाटी कोडरमा में। मकामारो पहाड़ी कोडरमा में। मकामारो पहाड़ी कहाँ पर है? कोडरमा। मकामारो पहाड़ी कोडरमा में है। और इस स्थान को लेकर क्या बातें प्रचलित है कि यहाँ पर परशुराम ने अपनी माता और 3 भाइयों को मार दिया था। कोडरमा जिला में कोडरमा अभयारण्य स्थित है। कोडरमा जिला के तिलैया में 1963 में सैनिक स्कूल की स्थापना की गई। झुमरी तिलैया को अक्सर एक काल्पनिक स्थान समझने की भूल कर देते हैं। लोग व्यंग में नहीं करते हैं झुमरी तलैया जो बोलते हैं, ठीक है, लेकिन वो काल्पनिक नहीं है, वो आपको झुमरी तलैया यहीं पर है। ठीक है, लेकिन इसकी ख्याति की प्रमुख वजह एक ज़माने में यहाँ की अवरक खदानों के अलावा यहाँ के रेडियो प्रेमी श्रोताओं की बड़ी संख्या भी है। झुमरी तलैया के रेडियो प्रेमी श्रोता विविध भारती के फरमाइशी कार्यक्रमों में सबसे ज़्यादा चिट्ठियाँ लिखने के लिए जाने जाते थे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट है, 2011 तक झारखंड के किस जिले में सबसे कम आदिवासी आबादी दर्ज की गई है? तो सबसे कम आदिवासी आबादी जो है आपके कोडरमा में। ठीक है, परसेंटेज के मामले में बात करें, आदिवासी आबादी का परसेंटेज सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? खूंटी में। और न्यूनतम आदिवासी परसेंटेज कहाँ पर है? ये आपका कोडरमा में है। ठीक है, कहाँ पे है? कोडरमा में है। तो ये दोनों पॉइंट यहाँ पर याद रखिए। अच्छा, कोडरमा में एक पहाड़ी मैंने आपको बताया, मकामारो की पहाड़ी कहाँ पर है? कोडरमा। देबार घाटी कोडरमा। मकामारो पहाड़ी कोडरमा, देबार घाटी कोडरमा। तो ये दोनों आप ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं देवघर की ओर। देवघर, निम्न में से कौन सा कथन देवघर जिले के बारे में सत्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी, देवघर जंक्शन दिल्ली से हावड़ा तक मुख्य मार्ग में स्थित है। नहीं, देवघर से 8 किलोमीटर की दूरी पर जसीडीह मुख्य मार्ग पर है, देवघर नहीं। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर इसका व्याख्या देख लीजिए। देवघर जंक्शन जसीडीह दुमका रामपुर हाट मार्ग पर है, जो कि लूप लाइन है आपका। ठीक है, बाबा वैद्यनाथ धाम झारखंड के किस जिले में है? तो देवघर में है। इजी क्वेश्चन है काफ़ी। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। 1 जून 1983 को संथाल परगना जिले से देवघर उप विभाजन को अलग करके एक जिले का गठन किया गया। तो देवघर का गठन कब हुआ? 1 जून 1983। अब देखिए 1983 को लेकर के आपको 3 जिलों का नाम याद रखना है। 1983 1983 में 3 जिले कौन कौन से बने? एक तो लोहरदगा बना, दूसरा आपका गुमला बना, अब तीसरा नाम देवघर का आ गया है। ठीक है, देखिए लोहरदगा और गुमला को लेकर के याद रखिएगा 18 मई और देवघर 1 जून। देवघर 1 जून, तो याद रखिए देवघर की स्थापना कब हुई? देवघर का गठन 1 जून 1983। वहीं लोहरदगा और गुमला की स्थापना 18 मई 1983। लोहरदगा और गुमला 18 मई 1983 में अस्तित्व में आया। ठीक है, इसको ध्यान रखिए। 1 जून 1983 को संथाल परगना जिले के देवघर उप विभाजन को अलग करके एक जिले का गठन किया गया था। देवघर शब्द का निर्माण देव प्लस घर से हुआ है। यहाँ देव का अर्थ देवी देवताओं से है और घर का अर्थ निवास स्थान से है। देवघर वैद्यनाथ धाम, बाबा धाम आदि नाम से भी फेमस है। देवघर शहर हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। शिव पुराण में देवघर को 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना गया है। देवघर एक शक्तिपीठ है और सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए बात याद रखना है, देवघर जो है ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ, एक ही जगह ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ के लिए जाना जाता है। ठीक है, एक ही जगह ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ के लिए जाना जाने वाला स्थान कौन सा है? तो देवघर है। इसको ध्यान रखिएगा। देवघर में जो शक्तिपीठ है, देवघर एक शक्तिपीठ है। यहाँ पर माता सती का हृदय गिरा था। यहाँ पर जो है
माता सती का क्या गिरा था? हृदय। देवघर से जस्ट आप 100 किलोमीटर, ठीक है, देवघर से 100 किलोमीटर की दूर आइएगा गोड्डा ज़िला, तो वहाँ पर आपको एक पहाड़ी मिलेगा, बाराकोपा पहाड़ी, ठीक है, वहाँ पर आपको बाराकोपा पहाड़ी मिलेगा। और उस बाराकोपा पहाड़ी पर भी एक शक्तिपीठ है, शक्तिपीठ, उसका नाम है माँ योगिनी शक्तिपीठ, उसका नाम आपको माँ योगिनी शक्तिपीठ याद रखना है। और वहाँ पे माँ का दाहिनी, सती माँ का दाहिनी जांघ गिरा था, ठीक है। और यहाँ पर देवघर में माँ सती का हृदय गिरा था, इसको आप ध्यान रखिए, ओके। और देवघर जो है ये अंतिम संस्कार के लिए भी फेमस है, ठीक। चलिए, झारखंड राज्य के किस जिले को सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है? तो देवघर को सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है। झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से किस में कुल जनसंख्या से ग्रामीण जनसंख्या का उच्चतम प्रतिशत है? तो देवघर में। झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से किस में कुल जनसंख्या में से ग्रामीण जनसंख्या का उच्चतम प्रतिशत? तो ग्रामीण जनसंख्या का जो उच्चतम, इस पॉइंट को आप ध्यान दीजिए, ग्रामीण जनसंख्या का कुल जनसंख्या में से ग्रामीण जनसंख्या का उच्चतम प्रतिशत कहाँ पर है? देवघर में है। अच्छा, झारखंड में न्यूनतम नगरीय जनसंख्या आपको किस जिला में मिलता है? तो संथाल परगना का जिला है गोड्डा। गोड्डा में आपको न्यूनतम नगरीय जनसंख्या देखने को मिलेगा। चलिए, अगला है सारठ विधानसभा क्षेत्र किस जिला में है? तो सारठ विधानसभा सीट आपको देवघर में है। सारठ विधानसभा क्षेत्र कहाँ पर है? देवघर। व्याख्या यहाँ पर देख सकते हैं। झारखंड के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित देवघर जिले के अंतर्गत 2 अनुमंडल, 10 प्रखंड, 3 विधानसभा क्षेत्र, ठीक है। 3 विधानसभा क्षेत्र कौन कौन से हैं? एक मधुपुर है, सारठ है और देवघर। तो पूछेगा कि देवघर में कितना विधानसभा है? 3 विधानसभा है। कितना विधानसभा है? 3 विधानसभा है। कौन कौन है? तो एक आपका मधुपुर है, दूसरा आपका सारठ है और तीसरा आपका देवघर है। मधुपुर, सारठ, देवघर, ठीक है। देवघर में 3 विधानसभा, मधुपुर, सारठ और देवघर, तीनों याद रखिए। यहाँ पर हवाई अड्डा भी है, ठीक है। यहाँ पर हवाई अड्डा देवघर में अटल बिहारी वाजपेयी, लेकिन यहाँ पर हवाई अड्डा को लेकर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। 2 से 3 दिन पहले मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा था, तो उसमें एक जगह अटल बिहारी वाजपेयी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिखा हुआ था और ऑप्शन डी में लिखा हुआ था बाबा बैद्यनाथ धाम हवाई अड्डा। तो मैंने अटल बिहारी वाजपेयी हवाई अड्डा क्लिक कर दिया, तो वहाँ गलत हो गया। वहाँ पर जो है ऑप्शन डी था कि अटल बाबा बैद्यनाथ धाम हवाई अड्डा। तो थोड़ा सा चेक करके आप लोग भी थोड़ा सा देख लीजिएगा, कंफर्म हो जाइएगा कि उसका हवाई अड्डा का नाम आखिर है क्या, ठीक है। तो इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान देना है, ओके। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजकुमारी कुष्ठ आश्रम 1895 किस शहर में स्थापित किया गया था? तो राजकुमारी कुष्ठ आश्रम जो है कहाँ पर? देवघर में। राजकुमारी कुष्ठ आश्रम 1895 में किस शहर में स्थापित किया गया? तो देवघर में। राजकुमारी कुष्ठ आश्रम देवघर में। राजकुमारी कुष्ठ आश्रम कहाँ पर? तो याद रखना है देवघर में। राजकुमारी कुष्ठ आश्रम कहाँ पर? देवघर में। कब? 1895, एकदम रट जाइए इसको। राजकुमारी कुष्ठ आश्रम कहाँ पर है? देवघर। राजकुमारी कुष्ठ आश्रम, इसकी स्थापना 1895 में कहाँ की गई? देवघर में की गई, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला देखिए, झारखंड के किस स्थान को प्राचीनतम काल में हरित कीवाना नाम से जाना जाता था? तो हरित कीवाना नाम से याद रखना है देवघर को। तो झारखंड के किस स्थान को प्राचीन काल में हरित कीवाना, तो झारखंड में पूछेगा किस स्थान को हरित कीवाना के नाम से जानते हैं? देवघर, ठीक है। हरित कीवाना के नाम से देवघर को जानते हैं। व्याख्या देख सकते हैं। देवघर एक हिंदी शब्द है और देवघर का शाब्दिक अर्थ भगवानों और देवी का स्थान है, निवास है। देवघर को बैद्यनाथ धाम, बाबा धाम के नाम से जाना जाता है। देवघर को संस्कृत ग्रंथों में हरित कीवाना या केतकी वन, ध्यान रखिएगा, देवघर को क्या क्या कहा गया है? तो देवघर को संस्कृत ग्रंथों में हरित कीवाना और केतकी वन के रूप में जाना गया है, ठीक है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक यहाँ पर कौन सा लिंग है? मनोकामना लिंग यहाँ पर है। देवघर स्थित बैद्यनाथ मंदिर का निर्माण 1596 में गिद्धौर वंश के राजा पूरनमल ने करवाया था। गिद्धौर वंश के राजा पूरनमल में करवाया था। अच्छा, यहाँ पर ये किस विशेषता के लिए जाना जाता है? तो यहाँ पर त्रिशूल नहीं है, यहाँ पर शिखर पे आपका पंचशूल स्थापित है, ठीक है, पंचशूल। और पंचशूल किसने स्थापित करवाया था पता है? तो चंद्रमौलेश्वर सिंह गिद्धौर वंश के राजा थे, चंद्रमौलेश्वर सिंह, उनके द्वारा यहाँ पर पंचशूल स्थापित करवाया गया। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। चलिए, निम्नलिखित में से किसने झारखंड में देवघर हवाई अड्डे का उद्घाटन, तो उद्घाटन नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 12 जुलाई 2022 को, कब? 12 जुलाई 2022 को
657 एकड़ में फैले देवघर हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया। इस हवाई अड्डे का निर्माण 400 करोड़ की लागत से किया गया। चलिए दुमका की बात करते हैं। तो झारखंड राज्य डैश परगना में दुमका जिला स्थित है। तो याद रखिए ये संथाल परगना में पड़ता है। संथाल परगना में आपके 6 जिले आते हैं, ठीक है। दुमका है, देवघर है, ठीक है, दुमका है, देवघर है, गोड्डा है, पाकुड़ है, जामताड़ा है, साहेबगंज है। तो ये 6 ज़िले जो कि संथाल परगना के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर व्याख्या देख सकते हैं। दुमका जिला संथाल परगना प्रमंडल में स्थित है। दुमका जिले का समुद्र तल से ऊंचाई 144 मीटर 472 फीट है। दुमका का समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 144 मीटर 472 फीट। दुमका का समुद्र तल से ऊंचाई कितना है? 144 मीटर यानी 472 फीट। जिला का क्षेत्रफल देखें तो 3761 स्क्वायर किलोमीटर है। दुमका का क्षेत्रफल कितना है? 3761 स्क्वायर किलोमीटर। प्रशासनिक दृष्टि से दुमका जिले को एक अनुमंडल और 10 प्रखंड में बांटा गया है। संथाल परगना प्रमंडल का प्रमंडलीय मुख्यालय तथा दुमका जिला का मुख्यालय दुमका है। साथ ही झारखंड की उपराजधानी भी है ये, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिए। यहाँ पर के को प्रखंड है? 10 प्रखंड है और अनुमंडल 1 है। चलिए अगला प्रश्न है, दुमका जिले में कितने ब्लॉक हैं? तो दुमका जिले में अभी तुरंत हमने देखा 10 ब्लॉक है। कितने? 10 ब्लॉक है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, दुमका उप प्रभाग के तहत कितने ब्लॉक हैं? तो 10 ब्लॉक हैं, रिपीटेड है, ठीक है। एक हिजला मेला और नूनबिल मेला, याद रखिएगा ये दोनों मेला का आयोजन जो है आपका कहाँ होता है? तो दुमका में होता है। अगला प्रश्न क्या है, गोड्डा, देवघर, दुमका जिले झारखंड के कौन से डिवीजन के भाग हैं? तो गोड्डा, देवघर, दुमका ये सभी संथाल परगना के भाग हैं, ठीक है। व्याख्या देखिए, संथाल परगना प्रमंडल में 6 जिले साहिबगंज, गोड्डा, पाकुड़, देवघर, दुमका और जामताड़ा आते हैं। अगला प्रश्न क्या है, दुमका, देवघर और गोड्डा जिले डैश झारखंड में स्थित है? तो याद रखिए उत्तर पूर्व में स्थित है। यहाँ पर व्याख्या देख सकते हैं, दुमका, देवघर, गोड्डा जिला झारखंड के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। जिले संथाल परगना प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। दुमका जिले की स्थापना कब की गई थी? 1855। दुमका का गठन कब हुआ? दुमका की स्थापना 1855 में की गई। दुमका जिला का स्थापना 1855 में। और यहाँ पर 2 मेला काफ़ी फेमस है, एक हिजला मेला और एक नूनबिल मेला। दुमका में आपको बाबा बासुकीनाथ धाम मिलेगा। दुमका में आपको मलूटी मंदिर मिलेगा, ठीक है। छोटे नाथ की मूर्ति दुमका में मिलेगा। तो ये सब पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगला देखिए, झारखंड का कौन सा विधानसभा क्षेत्र दुमका जिले के अंतर्गत आता है? तो याद रखिए उपरोक्त सभी, दुमका, शिकारीपाड़ा और जरमुंडी, ठीक है। देखिए जरमुंडी क्यों फेमस है? जरमुंडी में ही आपका जो मलूटी मंदिर है, बासुकीनाथ धाम है, जरमुंडी में ही है शायद। बासुकीनाथ धाम या फिर मलूटी ऐसे करके इन दोनों में से ही कोई एक है जो जरमुंडी प्रखंड में पड़ता है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिए। यहाँ पर देख सकते हैं दुमका जिला के अंतर्गत 4 विधानसभा आता है, एक दुमका, एक जामा, जरमुंडी और शिकारीपाड़ा। हथकरघा, वस्त्र उद्योग, तसर, रेशम, रस्सी, बीड़ी, लघु एवं कुटीर उद्योग यहाँ की प्रमुख उद्योग हैं। अगला है मसांजोर डैम। मसांजोर डैम झारखंड के किस जिला में है? तो याद रखना है दुमका में है। कहाँ पे है? दुमका में। इसका व्याख्या देखिए, मसांजोर बांध दुमका जिला के मसांजोर में मयूराक्षी नदी पर स्थित एक जल विद्युत उत्पादन बांध है, ठीक है। इसको कनाडा डैम भी हम लोग यहाँ पर कहते हैं। 1955 में जो है कनाडा के विदेश मंत्री लेस्टर बी पियर्सन ने इसका उद्घाटन किया था। चलिए गोड्डा के बारे में हम लोग जानते हैं। गोड्डा जिला के किन भागों को राजमहल पहाड़ी ने दबा दिया? यहाँ पे कट गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा बुआरी जोर। यहाँ पे बड़ी जोर लिख दिया, इसका सही होता है बुआरी जोर, ठीक है। देखिए बुआरी जोर क्यों फेमस है अभी पता है आपको? अभी जो आपका पेशा नियमावली आया है ना, तो पेशा नियमावली आप जब पढ़िएगा तो उसमें पेशा नियमावली टोटल 16 जिलों में लागू है झारखंड के, जिसमें कि 13 जिले जहाँ पे पूर्ण रूप से और 3 जिले जहाँ पर आंशिक रूप से। ये जो 3 जिले हैं, 3 जिले में पलामू है, गोड्डा है और पलामू है, गोड्डा है और एक आपका क्या है, गढ़वा है। तो ये जो गोड्डा जिला है, तो गोड्डा जिला में 2 याद रखिएगा, एक सुंदर पहाड़ी और एक बुआरी जोर। सुंदर पहाड़ी और बुआरी जोर यहाँ पर ही लागू किया गया है, आंशिक रूप से लागू किया है। पूरा गोड्डा में तो लागू नहीं है, लेकिन गोड्डा में कहाँ लागू है? तो बुआरी जोर और सुंदर पहाड़ी में लागू है। तो ये दोनों आप याद रखिए, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। फिर से हो सकता है तो अभी रिसेंट में क्वेश्चन बना दे, रिपीट कर दे कि बुआरी जोर और सुंदर पहाड़ी क्यों फेमस है? क्योंकि गोड्डा में इन्हीं 2 जगहों पर
जो पेशा कानून है वो लागू होगा, पूरा गोड्डा में नहीं लागू होगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए। गोड्डा जिला का जो गठन है ये 25 मई 1983 को पुराने संथाल परगना को विभाजित कर किया गया था। गोड्डा का गठन कब किया गया? 25 मई 1983। अब फिर से एक बार हम लोग देखेंगे 1983 को, क्यों 1983 इंपॉर्टेंट है? तो देखिए 1983 1983 1983 में पहला तो आपको याद रखना है 2 जिले बने रांची से अलग होकर, एक गुमला और एक लोहरदगा। ये दोनों कब बना आपका? तो ये दोनों 18 मई 1983 को बना, 18 मई 1983 में। फिर दूसरा याद रखिएगा 1983 में एक और ज़िला आपका बना, याद नहीं आ रहा है अभी तुरंत, चतरा शायद चतरा, हाँ चतरा भी आपका 1983 में बना। फिर तीसरा याद रखिए गोड्डा भी आपका कब बना? 1983 में बना। ठीक, तो ये सब आप याद रखिए यहाँ पर। चलिए अगला हम लोग देखते हैं किस वर्ष गोड्डा ज़िले को संथाल परगना से अलग किया गया। तो याद रखिए 1983 में किया गया। कब? 1983 में। झारखंड के किस जिले से गोड्डा जिला तैयार किया गया? तो झारखंड के किस जिले से गोड्डा जिला तैयार किया गया? तो संथाल परगना से तैयार किया गया। ठीक है, फिर से रिपीटेड है। गोड्डा जिला कब अस्तित्व में आया? तो अभी तुरंत हमने देखा 25 मई 1983। कब? 25 मई 1983। झारखंड के गोड्डा जिला कहाँ है? तो याद रखिए झारखंड राज्य के उत्तर पूर्व में है। कहाँ पे है? उत्तर पूर्व में है। ओके, अगला देखिए गोड्डा का क्षेत्रफल पूछ रहा है कितना है? तो 2110 स्क्वायर किलोमीटर। गोड्डा का क्षेत्रफल कितना है? 2110 स्क्वायर किलोमीटर। व्याख्या देखिए, गोड्डा जिला का क्षेत्रफल 2110 स्क्वायर किलोमीटर है। यहाँ की कुल जनसंख्या 13,13,551 है। 13,13,000। तो ऐसे शॉर्ट में याद रखिए 13.13 किसका क्षेत्रफल है? तो गोड्डा जिला का क्षेत्रफल है। ठीक है, यहाँ पर लिंगानुपात 938 है, जनसंख्या घनत्व 580 है और लिटरेसी रेट गोड्डा का 56.40 है। और गोड्डा क्यों जाना जाता है? तो न्यूनतम नगरीय जनसंख्या के मामले में गोड्डा पहले स्थान पर है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं गोड्डा जिले में कितने समुदाय विकास ब्लॉक है? तो ये 8 है। गोड्डा में ब्लॉक की संख्या कितना है? 8। गोड्डा में कितने ब्लॉक है? 8 ब्लॉक है। यहाँ पर देख सकते हैं गोड्डा जिला के निर्माण के समय 8 प्रखंड थे जो वर्तमान में 9 हो गए हैं। यहाँ पर 2 अनुमंडल है। गोड्डा जिला खनिज संपदाओं से भरा है। यहाँ एशिया का सबसे प्रसिद्ध खुला कोयला खदान ललमटिया है। ठीक है, एशिया का जो सबसे फेमस खुला कोयला खदान ये ललमटिया आपको गोड्डा में ही मिलेगा। वर्तमान में गोड्डा में कितने प्रखंड? 9 प्रखंड है। ठीक है, कितना प्रखंड है? 9 प्रखंड है। चलिए अगला हम लोग यहाँ पर देखते हैं झारखंड का एक जिला जहाँ 50 एकड़ भूमि पर एक बड़ा तालाब हुआ करता था और किंवदंती के अनुसार कोई भी व्यक्ति तैरकर अथवा हाथी पर या नाव पर तालाब को एक छोर से दूसरे छोर तक पार नहीं कर पाया। यदि किसी ने यह दुस्साहस किया तो उसके पांव घेरे में फंस जाते थे और वह अपने आप को जल समाधि में पाता था। उस जिले का नाम बताइए। तो उस जिले का नाम है गोड्डा। गोड्डा में एक जगह है बसंत राय। ठीक है, ये जो तालाब की बात कर रहा है ये बसंत राय तालाब की बात कर रहा है जो कि गोड्डा जिला में है। ठीक है, काफ़ी बड़ा तालाब है वहाँ पर। इसका व्याख्या देखिए, गोड्डा का राजा बसंत राय जलाशय प्रसिद्ध है। बसंत राय का जलाशय प्रसिद्ध है। यह जलाशय 50 एकड़ में फैला है। पूछ लेगा कि बसंत राय जो तालाब है वो कितना एकड़ में है? 50 एकड़ में है। और ऐसा कहा जाता है कि इस जलाशय को कोई भी तैरकर नाव द्वारा अथवा हाथी द्वारा पार नहीं कर सकता। जो ऐसी कोशिश करता है उसे जलाशय अपने अंदर खींच लेती है। यहाँ चैत्र संक्रांति के समय 14 अप्रैल को 15 दिनों का ऐतिहासिक बिसुआ मेला। देखिए, एक आपका बिसु मेला है। ठीक है, एक आपका बिसु मेला है, एक बिसुआ। तो बिसु मेला वो अलग है, ये बिसुआ मेला अलग है। बिसुआ मेला कहाँ लगता है? ये गोड्डा में लगता है। कब लगता है? तो हर साल 14 अप्रैल को चैत्र संक्रांति के दिन। ठीक, 15 दिनों का ये मेला होता है। इसको बसंत राय मेला भी हम लोग कहते हैं। चलिए, फ्रेडरिक मैक्स मूलर द्वारा निर्मित मूलर्स टैंक किस जिले में है? तो याद रखिए गोड्डा में मूलर्स टैंक है। व्याख्या देख सकते हैं, फ्रेडरिक मैक्स मूलर द्वारा निर्मित मूलर टैंक्स गोड्डा जिला मुख्यालय में स्थित है। मूलर्स टैंक का नाम एक जर्मन मूल के ब्रिटिश भाषाविद फ्रेडरिक मैक्स मूलर के नाम पर रखा गया। अगला प्रश्न है, सुंदर बांध, सुंदर डैम सुंदर नदी पर बनाया गया है। ठीक है, यह झारखंड राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में है? तो गोड्डा में। तो पूछा सुंदर डैम किस नदी पर बनाया गया है? मयूराक्षी नदी, ठीक है, सुंदर नदी या फिर सोन नदी। तो क्या आंसर है? सुंदर नदी पर। सुंदर डैम सुंदर नदी पर।
ठीक है। सुंदर डैम जो सुंदर नदी पर है, ठीक है। गोड्डा जिले के पथरगामा के उत्तर पूर्व में राजा भिट्ठा, ये प्रोनाउंस यहाँ पे थोड़ा सा इसको गलत लिखा है, राजा भिट्ठा होता है, ठीक है। तो के पास स्थित 75 फीट गहराई वाले इस बांध का निर्माण 1970 से 78 के बीच किया गया था, ठीक है। कहाँ पे है? तो पथरगामा में है। 75 फीट गहराई है इसका, सुंदर डैम 75 फीट गहरा है ये। चलिए साहिबगंज की बात करेंगे तो झारखंड राज्य के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला राज्य के उत्तरी भाग में स्थित है? तो साहिबगंज ये राज्य के उत्तर में है, ठीक है। व्याख्या यहाँ पर देख सकते हैं, झारखंड राज्य उत्तरोत्तम बिंदु साहिबगंज, अर्थात साहिबगंज जिला राज्य के सबसे उत्तरी छोर में स्थित है। देखिए किस तारीख को साहिबगंज जिला बनाया गया था? तो याद रखिए 17 मई 1983 को बनाया गया। साहिबगंज कब बना? 17 मई 1983। गोड्डा कब बना? 25 अप्रैल 1983। गोड्डा 25 अप्रैल 1983। व्याख्या देखिए, पुराने संथाल परगना जिले के राजमहल और पाकुड़ उप प्रमंडल को 17 मई 1983 को अलग कर साहिबगंज जिला बनाया गया। यह झारखंड राज्य का एकमात्र जिला है जहाँ गंगा नदी प्रवाहित होती है। संथाल हुल के नायक अमर शहीद सिद्धू कान्हू की जन्मस्थली बरहेट प्रखंड स्थित भोगनाडीह साहिबगंज जिले में है। प्रत्येक वर्ष 30 जून को यहाँ हुल दिवस का आयोजन किया जाता है। साहिबगंज अभी चर्चा में हो सकता है तो यहाँ से प्रश्न आपको बना दे, क्योंकि 2025 में जो उधवा झील इसको रामसर साइट का दर्जा दिया गया है, ठीक है। तो इसके ध्यान रखिए आप। तो उधवा पक्षी आश्रयनी झारखंड और बिहार में अवस्थित एकमात्र पक्षी आश्रयनी है, जिसे 1991 में झील पक्षी आश्रयनी घोषित किया गया था। तो पूछेगा इसको पक्षी अभ्यारण्य कब घोषित किया गया था? तो 1991 में, और अभी जाकर के इसको रामसर साइट का जो है दर्जा मिल गया है। यह साहिबगंज शहर से 42 किलोमीटर की दूरी पर है, ये जो उधवा है, ठीक है। और कितने किलोमीटर में फैला है? तो 5.65 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ है। 2 झील पतौड़ा और बाहे जमालपुर, ठीक है, पतौड़ा और ब्रह्म जमालपुर करके यहाँ पर है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, झारखंड के साहिबगंज जिले में कितने प्रभाग हैं? तो 2 प्रभाग हैं। नेक्स्ट है, साहिबगंज जिले में 2 प्रभाग यानी 2 अनुमंडल है, एक साहिबगंज है और एक राजमहल है, ठीक है। वर्तमान समय में यहाँ प्रखंडों की कुल संख्या 9 है। वर्तमान समय में यहाँ पर प्रखंड की संख्या कितनी है? 9 प्रखंड है। समुद्र तल से साहिबगंज की ऊंचाई 37.18 मीटर है। समुद्र तल से साहिबगंज की ऊंचाई कितनी है? 37.18 मीटर। यहाँ की कुल जनसंख्या 11,50,000 है। लिंगानुपात देखें तो 952 और डेंसिटी है 558। अगला, साहिबगंज जिले में कुल कितने ब्लॉक हैं? तो याद रखिए यहाँ पर 9 ब्लॉक हैं। गोड्डा जिला में भी आपका 9 ब्लॉक है, गोड्डा में भी 9 ब्लॉक, साहिबगंज में भी 9 गो ब्लॉक, ठीक है। देखिए जो 9 गो ब्लॉक है ये कौन कौन सा है? तो ये 9 गो ब्लॉक, साहिबगंज खुद एक ब्लॉक है, मंडरो है, बोरियो है, बरहेट है, तेलझारी है, राजमहल है, उधवा भी एक ब्लॉक है, याद रखना है, पतना है और बढ़रवा है। कौन कौन से हैं? साहिबगंज, मंडरो, बोरियो, बरहेट, तेलझारी, राजमहल, उधवा, पतना और बढ़रवा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं निम्नलिखित में से कौन झारखंड के साहिबगंज जिले की एक प्रभाग है? तो अभी हमने तुरंत देखा, तो यहाँ पे कौन सा है? तो राजमहल है, ठीक है। प्रभाग यानी कि अनुमंडल पूछ रहा है, तो अनुमंडल तो 2 हैं साहिबगंज में, तो याद रखना है सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला देखिए, झारखंड के साहिबगंज जिले में 2 प्रभाग यानी 2 अनुमंडल है, एक साहिबगंज खुद और एक राजमहल। साहिबगंज में गंगा नदी पर देश का तीसरा सबसे लंबा पुल का निर्माण किया गया है, जिसकी लंबाई 6 किलोमीटर है, ठीक है। तो याद रखिए जो साहिबगंज से गंगा नदी प्रवाहित होती है, तो यहाँ पर तीसरा सबसे लंबा पुल का निर्माण किया गया है और इसकी लंबाई लेंथ पूछा है कितना है? 6 किलोमीटर। झारखंड के साहिबगंज को बिहार के मनिहारी से जोड़ता है। ये जो पुल बनाया गया है, पूछेगा कि साहिबगंज पे जो तीसरा सबसे लंबा पुल बनाया गया है, देश का तीसरा सबसे लंबा पुल जिसकी लंबाई 6 किलोमीटर है, ये किससे जोड़ता है? तो साहिबगंज को मनिहारी से जोड़ता है, ठीक है। राजमहल विधानसभा क्षेत्र किस जिले के अंतर्गत आता है? तो राजमहल विधानसभा क्षेत्र जो है साहिबगंज के अंतर्गत, राजमहल विधानसभा क्षेत्र साहिबगंज के अंतर्गत आता है। व्याख्या यहाँ पर देख सकते हैं, साहिबगंज जिले के अंतर्गत 3 विधानसभा क्षेत्र राजमहल, ठीक है, 3 विधानसभा क्षेत्र राजमहल, बरहेट और बोरियो है। राजमहल, बरहेट और बोरियो, ठीक है। याद रखिए तेलियागढ़ का किला
भोगनाडीह, संगरी दालान, पंचकठिया यहाँ प्रमुख ऐतिहासिक स्मारक है। यहाँ पे कौन कौन से पर्यटन स्थल हैं? एक तो तेलियागढ़ है, भोगनाडीह है जहाँ पर सिद्धू कान्हू का जन्म हुआ था, फिर संगरी दालान, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। संगरी दालान कहाँ पर है? संगरी दालान ये आपके साहिबगंज में है। पंचकठिया, पंचकठिया कहाँ पर है? साहिबगंज में। संगरी दालान और पंचकठिया याद रखिएगा साहिबगंज में है। ठीक है, अगला देखिए, बरहेट घाटी झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से किस जिला में है? बरहेट कहाँ पर है? तो अभी तुरंत हमने देखा साहिबगंज में है। चलिए नेक्स्ट है, झारखंड ने अपनी पहली नाव एम्बुलेंस सेवा, ये साहिबगंज में नाव एम्बुलेंस, गंगा नदी यहाँ से बहती है, ठीक है, तो इसलिए जो वाटर कनेक्टिविटी है, वाटर का जो पानी का रास्ता है वो अच्छा है यहाँ पर। तो नाव एम्बुलेंस सेवा कहाँ पर? साहिबगंज में शुरू की गई। व्याख्या देखिए, झारखंड में एयर एम्बुलेंस के बाद पहली बार नौका एम्बुलेंस की शुरुआत साहिबगंज जिले में की गई है। झारखंड के अलावा गंगा नदी के किनारे बसे बिहार के लोगों को भी नौका एम्बुलेंस की मदद से तत्काल बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल पाती हैं। चलिए अगला हम लोग जिला देखते हैं, जामताड़ा। जामताड़ा झारखंड का एक जिला जिसे डैश से पृथक करके बनाया गया, तो इसको दुमका से पृथक करके, जामताड़ा किससे अलग करके बनाया गया? तो याद रखिए दुमका से। जामताड़ा किससे अलग करके बनाया गया? दुमका से। व्याख्या यहाँ पर देखिए, 26 अप्रैल 2001 को दुमका जिले से अलग होकर जामताड़ा जिले का निर्माण हुआ। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, जब बिहार से झारखंड अलग हुआ तो झारखंड अलग होने के बाद, ठीक है, जो झारखंड का 19वां जिला था, झारखंड का 19वां जिला वो लातेहार बना। 20वां जिला कौन बना? तो 20वां जिला आपका जामताड़ा बना। ठीक है, तो जामताड़ा याद रखिए, ये राज्य गठन के बाद बना, 20वां जिला है झारखंड का, ये 20वां जिला है। कब बना, कब अस्तित्व में आया? 26 अप्रैल 2001 को अस्तित्व में आया। इससे पहले जामताड़ा एक उपमंडल था। हेतमपुर राज और वर्धमान महाराज धीरज के समय ये वर्तमान के पश्चिम बंगाल के बीरभूम का भाग था। जामताड़ा नाम जामा और ताड़ शब्द से मिलकर बना है। जामा का संथाली भाषा में अर्थ होता है सांप। जामा का संथाली भाषा में अर्थ क्या होता है? सांप। और ताड़ का अर्थ होता है आवास। ताड़ का अर्थ होता है आवास। ठीक है, इसका यह नाम इसलिए रखा गया क्योंकि यहाँ पर सांप बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। तो झारखंड में सांप बड़ी संख्या में कहाँ पर? जामताड़ा। सांपों के घर के अलावा जामताड़ा को बॉक्साइट की खदानों के लिए जाना जाता है। तो सांप के घर के रूप में तो जानते ही हैं, साथ ही साथ बॉक्साइट का खदान भी यहाँ पर हमको मिलता है। ये खदानें जिले की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। चलिए, जामताड़ा जिले में कितने ब्लॉक हैं? तो यहाँ पे 6 ब्लॉक। देखिए अभी मैंने आपको बताया गोड्डा, गोड्डा में कितने ब्लॉक? 9 ब्लॉक। ठीक है, साहिबगंज में कितने ब्लॉक? 9 ब्लॉक। और जामताड़ा में कितने ब्लॉक? 6 ब्लॉक। जामताड़ा में 6 ब्लॉक। व्याख्या देख सकते हैं, जामताड़ा जिला में एक अनुमंडल जो कि खुद जामताड़ा है, 6 ब्लॉक है। ये 6 ब्लॉक कौन कौन है? नारायणपुर, करमाटांड, विद्यासागर, जामताड़ा, फतेहपुर, नाला एवं कुंडहित। ठीक है, जामताड़ा को बॉक्साइट खदान के लिए भी जानते हैं। यह खदान इसकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। सांपों की नगरी भी कहते हैं इसको यहाँ पर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए हमारा क्या है। कौन सा जिला देश का एकमात्र ऐसा जिला बन गया जहाँ लगभग सभी ग्राम पंचायतों में सामुदायिक पुस्तकालय है? तो ये है आपका जामताड़ा। तो पूछेगा देश का एकमात्र ऐसा जिला जहाँ लगभग सभी ग्राम पंचायतों में सामुदायिक पुस्तकालय है। ठीक है, वो है आपका जामताड़ा। चलिए व्याख्या यहाँ पर देख सकते हैं, झारखंड में जामताड़ा देश का एकमात्र जिला बन गया जहाँ सभी पंचायत में सामुदायिक पुस्तकालय की व्यवस्था है। लगभग 8 लाख की आबादी वाला यह जिला 6 ब्लॉक के अंतर्गत 18 ग्राम पंचायत है। यहाँ पर प्रत्येक पंचायत में एक सुसज्जित पुस्तकालय है जो सुबह 9 से 5 तक खुला रहता है। पाकुड़ की अब बात करेंगे तो पाकुड़ देखें तो झारखंड राज्य में सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला कौन है? तो वह है आपका पाकुड़। कौन है? पाकुड़ है। पाकुड़ जिले की स्थापना 1994 में हुई थी। इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखिए। पाकुड़ की स्थापना कब हुई थी? 1994। साहिबगंज जिले से अलग करके किया गया। शिक्षा के मामले में पाकुड़ झारखंड का न्यूनतम साक्षर जिला। देखिए अभी मैंने आपको बताया जामताड़ा के बारे में। जामताड़ा किससे अलग करके? तो दुमका से अलग करके। और पाकुड़ किससे अलग करके? तो पाकुड़ साहिबगंज से अलग करके बना। ठीक है, तो इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान रखिए। न्यूनतम साक्षर जिला है आपका पाकुड़। अंग्रेजों ने संथाल विद्रोह से बचने के लिए पाकुड़ में मार्टिलो टावर, ठीक है, मार्टिलो टावर, अभी मैंने जस्ट इसी से मिलता जुलता नाम आपको एक बताया था, मूलर टैंक। तो पूछेगा, यहाँ पर कन्फ्यूजन हो सकता है मार्टिलो टावर और मूलर टैंक में। तो मार्टिलो टावर बोलेगा ना तो क्या आंसर करिएगा? पाकुड़। मार्टिलो टावर तो पाकुड़। मार्टिलो टावर पूछेगा,
पाकुड़। और मूलर्स टैंक पूछेगा गोड्डा, मूलर्स टैंक पूछेगा गोड्डा। मार्टिलो टावर पाकुड़, मार्टिलो टावर कहाँ पर है? पाकुड़। और मूलर्स टैंक, तो मूलर्स टैंक आपका गोड्डा में। अब यहाँ पर देखिए, अंग्रेजों ने संथाल विद्रोहियों से बचने के लिए पाकुड़ में मार्टिलो टावर का निर्माण किया। तो पूछेगा कि अंग्रेजों ने संथाल विद्रोहियों से बचने के लिए निम्नलिखित में से कहाँ पर मार्टिलो टावर बनवाया था? तो याद रखना है आपको, मार्टिलो टावर पाकुड़ में। और इसकी ऊंचाई 30 फीट तथा 20 फीट थी। 30 फीट तथा व्यास 20 फीट, 30 फीट और व्यास 20 फीट। ठीक है, चलिए, पाकुड़ जिला निम्नलिखित में से किसके लिए फेमस है? तो पाकुड़ किसके लिए फेमस है? तो याद रखिए, पत्थर और बीड़ी के लिए फेमस है। पाकुड़ किसके लिए फेमस है? पत्थर और बीड़ी। व्याख्या यहाँ पर देख सकते हैं। झारखंड के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित पाकुड़ जिला 28 जनवरी 1994 को अस्तित्व में आया। पाकुड़ जिले का निर्माण जो है साहिबगंज को विभाजित करके किया गया। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई की बात करें तो 125 मीटर ऊंचाई पर है पाकुड़। और यहाँ पर 1 अनुमंडल है और 6 प्रखंड है। यहाँ पत्थर और बीड़ी बनाने का उद्योग काफ़ी ज़्यादा है। कोल्हान प्रमंडल की ओर चलते हैं तो कोल्हान प्रमंडल में पहला जिला देखेंगे हम लोग पूर्वी सिंहभूम। झारखंड का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल और उड़ीसा से अपनी सीमाओं का हिस्सा शेयर करता है? तो याद रखिए, वो है आपका पूर्वी सिंहभूम जिला। ठीक है, चलिए, इसका यहाँ पर व्याख्या देख सकते हैं। पूर्वी सिंहभूम जिला की सीमाएं पश्चिम बंगाल और उड़ीसा राज्य को स्पर्श करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस साल पूर्वी सिंहभूम जिला का गठन किया गया? तो पूर्वी सिंहभूम का गठन कब किया गया? 16 जनवरी 1990। पूर्वी सिंहभूम जिला का गठन कब हुआ? 16 जनवरी 1990। 16 जनवरी 1990 को पूर्वी सिंहभूम जिला का गठन 16 जनवरी 1990। व्याख्या यहाँ पर देखिए, पूर्वी सिंहभूम को जिला के रूप में मान्यता कब मिली? तो 16 जनवरी 1990 को मिली, जब सिंहभूम जिले को विभाजित कर 2 जिले पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम बनाए गए। सिंहभूम पहले सिंहभूम एक था, फिर 16 जनवरी 1990 को क्या किया गया? सिंहभूम को बांट दिया गया और बांट कर 2 जिलों में इसको गठित किया गया, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम के रूप में। अगला है, स्वतंत्रता से पहले पूर्वी सिंहभूम जिले का पूरा क्षेत्र किस जिले का हिस्सा था? तो ध्यान रखना है आपको, ओल्ड मानभूम जिला। ठीक है, ओल्ड मानभूम जिला। तो स्वतंत्रता से पहले पूर्वी सिंहभूम जिले का पूरा क्षेत्र किस जिले का हिस्सा था? ओल्ड मानभूम जिला। व्याख्या यहाँ पर देख सकते हैं, स्वतंत्रता के पूर्व पूर्वी सिंहभूम जिले का पूरा क्षेत्र ओल्ड मानभूम जिला का हिस्सा था। स्वतंत्रता के पश्चात सिंहभूम जिला बिहार के एक जिले के रूप में भारतीय संघ का हिस्सा बन गया। हाल के दशकों में सिंहभूम जिले को 3 छोटे जिलों में विभाजित किया गया है, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां। ये तीनों वर्तमान झारखंड राज्य के हिस्सा हैं। चलिए, नेक्स्ट है, स्वतंत्रता से पहले पूर्वी सिंहभूम जिले का संपूर्ण क्षेत्र मानभूम जिला का भाग था। याद रखिए, स्वतंत्रता से पहले पूर्वी सिंहभूम जिला का संपूर्ण क्षेत्र किसका भाग था? तो याद रखिए, मानभूम का भाग था। ठीक है, नेक्स्ट, पूर्वी सिंहभूम जिले का मुख्यालय पूछ रहा है, कहाँ पर है? जमशेदपुर में है। जमशेदपुर में है। पूर्वी सिंहभूम जिले का मुख्यालय जमशेदपुर में है। जमशेदपुर स्वर्णरेखा और खरकई के संगम पर स्थित है। जमशेदपुर किस जिले का प्रशासनिक मुख्यालय है? तो जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम का प्रशासनिक मुख्यालय है। जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र किस जिले के अंतर्गत आता है? देखिए, जमशेदपुर पश्चिम बोला है, तो जमशेदपुर पश्चिम किस में आता है? तो आपका पूर्वी सिंहभूम आता है। जमशेदपुर पश्चिम किस में आता है? पूर्वी सिंहभूम में आता है। जमशेदपुर पश्चिम किस में आता है? पूर्वी सिंहभूम में आता है। यहाँ पर व्याख्या देख सकते हैं, पूर्वी सिंहभूम जिले के अंतर्गत 2 अनुमंडल, 11 प्रखंड और 6 विधानसभा क्षेत्र हैं। पश्चिमी जमशेदपुर, पूर्वी जमशेदपुर। देखिए, पूर्वी पूछे या फिर पश्चिमी पूछे, अगर पूछे कि पूर्वी जमशेदपुर कहाँ है तो आंसर आपको पूर्वी सिंहभूम ही करना है, या फिर पूछे आपको पश्चिमी जमशेदपुर कहाँ है तो पूर्वी सिंहभूम ही करना है। ये आपके विधानसभा हैं, 6 विधानसभा है आपका पूर्वी सिंहभूम में। ठीक है, पश्चिमी जमशेदपुर, पूर्वी जमशेदपुर, घाटशिला, पोटका, बहरागोड़ा और जुगसलाई। जमशेदपुर में स्थित हवाई अड्डा का नाम सोनारी हवाई अड्डा है, याद रखना है आपको। पूर्वी सिंहभूम जिले का कुल क्षेत्रफल पूछ रहा है कितना है, तो 3533। इसको ऐसे 3533 याद रख सकते हैं। पूर्वी सिंहभूम का क्षेत्रफल कितना है? 3533। पूर्वी सिंहभूम का क्षेत्रफल कितना है? 3533 है। ठीक है, चलिए, यहाँ व्याख्या देख सकते हैं, क्षेत्रफल है 3533 और समुद्र तट से इसकी ऊंचाई है 213 मीटर 700 फीट, 213 मीटर या 700 फीट। झारखंड का दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है। ठीक है, पूर्वी सिंहभूम दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है। अगला देखिए, झारखंड राज्य के पूरे क्षेत्र की तुलना पूर्वी सिंहभूम जिले का प्रतिशत क्षेत्र क्या है? तो याद रखिए,
संपूर्ण राज्य का 2.03%। झारखंड राज्य का जो पूरे क्षेत्र की तुलना में पूर्वी सिंहभूम जिला का प्रतिशत, झारखंड राज्य का कितना परसेंटेज है, पूर्वी सिंहभूम पूरे झारखंड का कितना परसेंट है, तो पूर्वी सिंहभूम पूरे झारखंड का 2.03% है। व्याख्या देखिए, झारखंड के कुल क्षेत्रफल का 2.03 भाग पूर्वी सिंहभूम जिले में पाया जाता है। ठीक है, इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान रखना है। अगला देखिए, पूर्वी सिंहभूम जिला झारखंड के किस किनारे पर स्थित है, तो याद रखिए ये आपके दक्षिण पूर्व कोने पर है। कौन से, तो दक्षिण पूर्व कोने पर पूर्वी सिंहभूम है। ठीक है, व्याख्या यहाँ पर देख सकते हैं, पूर्वी सिंहभूम जिला झारखंड के दक्षिण पूर्व भाग में स्थित है। यहाँ प्रमुख धार्मिक स्थल रंकिनी मंदिर। याद रखिए, पूर्वी सिंहभूम में आपको क्या क्या मिलेगा, तो पूर्वी सिंहभूम में एक आपको रंकिनी मंदिर मिलेगा, चित्रेश्वर धाम मिलेगा, हारीन मेला, हरीना मेला। हरीना मेला कहाँ पर, तो याद रखना है पूर्वी सिंहभूम में। फिर हाथी खेदा मंदिर, लाऊ जोड़ा, भुवनेश्वरी मंदिर, कोकपाड़ा, ये सब आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, पूर्वी सिंहभूम। तो एक बार फिर से रिपीट करिए, रंकिनी मंदिर पूछेगा तो क्या आंसर करिएगा, पूर्वी सिंहभूम। रंकिनी मंदिर, बहुत लड़के क्या करते हैं पश्चिमी सिंहभूम मार देते हैं, रंकिनी मंदिर गलती नहीं करना है। रंकिनी मंदिर पूर्वी सिंहभूम, रंकिनी मंदिर पूर्वी सिंहभूम, रंकिनी मंदिर पूर्वी सिंहभूम। चित्रेश्वर धाम कहाँ पर है बताओ, चित्रेश्वर धाम कहाँ पर, पूर्वी सिंहभूम। हरीना मेला, हरीना मेला कहाँ लगता है, पूर्वी सिंहभूम। हाथी खेदा मंदिर, हाथी खेदा मंदिर पूर्वी सिंहभूम। लाऊ जोड़ा पूर्वी सिंहभूम। भुवनेश्वरी मंदिर। ठीक है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट आपके लिए कौन कौन सा है, एक तो रंकिनी मंदिर याद रखिए, चित्रेश्वर धाम याद रख लीजिएगा, हरीना मेला याद रखिए, ठीक है, भुवनेश्वरी मंदिर याद रखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, कोकपाड़ा कहाँ पे है, ये भी आपके पूर्वी सिंहभूम में। इसके अलावा यहाँ पर आपको दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य मिलेगा, धारागिरी जलप्रपात, ठीक है, फिर बुरूडी डैम मिलेगा, टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क मिलेगा, डिमना झील आपके पूर्वी सिंहभूम में है, जुबली पार्क है जमशेदपुर में, कीनन स्टेडियम है, ठीक है, जयंती सरोवर है, हुडको झील है, दो मुहानी राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला है, दो मुहानी है। इसके अलावा राष्ट्रीय धातु प्रयोगशाला है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान है, XLRI है, माइकल जॉन सभागार है। तो इसको भी थोड़ा सा रिपीट करिए मेरे साथ। पूछेंगे कि दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य पूर्वी सिंहभूम, दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, पूर्वी सिंहभूम। दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, पूर्वी सिंहभूम। धारागिरी वाटरफॉल कहाँ पर है, धारागिरी वाटरफॉल पूर्वी सिंहभूम में। धारागिरी वाटरफॉल कहाँ पर है, पूर्वी सिंहभूम। धारागिरी वाटरफॉल पूर्वी सिंहभूम। बुरूडी डैम कहाँ पर है, बुरूडी डैम कहाँ पर है, पूर्वी सिंहभूम में। बुरूडी डैम कहाँ पर है, पूर्वी सिंहभूम में। फिर उसके बाद मैं पूछूंगा आपसे कि टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क कहाँ पर है, पूर्वी सिंहभूम में। डिमना झील पूर्वी सिंहभूम। जुबली पार्क कहाँ पर है, जुबली पार्क पूर्वी सिंहभूम, ठीक है। और जुबली पार्क के बारे में एक पॉइंट याद रखिएगा, इसका जो निर्माण किया गया है मैसूर के वृंदावन गार्डन के तर्ज पे किया गया है, और इसको मुगल गार्डन ऑफ झारखंड कहते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखें। कीनन स्टेडियम ध्यान रखना है, कहाँ पर है कीनन स्टेडियम, तो कीनन स्टेडियम आपके पूर्वी सिंहभूम में है। और कीनन स्टेडियम के बारे में एक याद रखिएगा, कीनन स्टेडियम कब बना था पता है, तो 1939 में कीनन स्टेडियम की स्थापना की गई थी। कब, 1939 में, ये भी पॉइंट ध्यान रखना है। जयंती सरोवर याद रखिए, पूर्वी सिंहभूम में। जयंती सरोवर कहाँ पर है, पूर्वी सिंहभूम। हुडको लेक पूर्वी सिंहभूम। दो मुहानी कहाँ पर है, दो मुहानी पूर्वी सिंहभूम में। दो मुहानी, इसको ऐसे याद रख सकते हैं। देखिए सिंहभूम में दो मुँह निकलता है, पूर्वी पश्चिम, पूरब पश्चिम निकलता है, पूर्वी सिंहभूम पश्चिमी सिंहभूम, तो दो मुहानी। सिंहभूम में दो मुँह निकलता है, पूरब पश्चिम, तो दो मुहानी वहाँ से याद रख सकते हैं। राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला पूर्वी सिंहभूम। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, ठीक है, यानी कि NIT जमशेदपुर आप सुने होंगे, उसी के बारे में बात कर रहा है। XLRI, अच्छा XLRI की बात करें तो XLRI का स्थापना बता सकते हैं कब हुआ था, तो याद रखिए 1949 में हुआ था XLRI। और एक आपका संस्थान है XISS जो कि रांची में है, इसकी स्थापना कब हुआ था, तो इसका स्थापना 1955 में हुआ था। कब हुआ था, 1955 में। देखिए इसको डेट याद रखने का ट्रिक आपको जानते हैं, बेस्ट ट्रिक क्या है। XLRI, एक मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। XLRI और एक आपका XISS। अगर आपसे पूछेगा कि XLRI है कहाँ पर, तो पहला पॉइंट आपको आंसर करना है जमशेदपुर में। स्थापना कब हुआ था, 1949 में हुआ था। और XISS की स्थापना 1955 में हुआ था। इसको याद करने का मेन ट्रिक, जब आप मान लीजिए एग्जाम में बैठे हुए हैं और क्वेश्चन वहाँ पे आपको आ गया और दोनों ऑप्शन में है और एलिमिनेट करना है कि ये होगा ये होगा, ठीक है, तो आप कैसे करिएगा। देखिए XISS जब देखिएगा तो इसमें आपको लास्ट में SS और इसकी स्थापना में लास्ट में आपको SS जैसा 5-5 दिख रहा है ना, तो इसको रिलेट करके ध्यान में रखिएगा कि हाँ
जब XISSS है तो लास्ट का जो SS है वो 5-5 के जैसा दिखता है और स्थापना भी 5-5, ठीक है। तो यहाँ से रिलेट करके इसको आप याद रख सकते हैं, ईजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। फिर माइकल जॉन सभागार कहाँ पर है? पूर्वी सिंहभूम में। तो इतना डाटा आपको पूर्वी सिंहभूम से याद रखना है। प्रशासनिक दृष्टि से पूर्वी सिंहभूम जिले को कितने उप विभाजन में विभाजित किया गया है? तो 2, यानी कि यहाँ पे अनुमंडल की संख्या कितनी है? 2 है, ठीक है। प्रशासनिक दृष्टि से पूर्वी सिंहभूम जिले को 2 उप विभाजन ढालभूम और घाटशिला में बांटा गया। तो पूर्वी सिंहभूम में कितने उप विभाजन हैं? 2, एक तो आपका ढालभूम है और एक घाटशिला है, ठीक है। पूर्वी सिंहभूम जिला का समुद्र तल से निकटतम जिला कौन है? पूर्वी सिंहभूम झारखंड का समुद्र तल से सबसे निकटतम जिला है। तो पूछेगा कि झारखंड का वैसा कौन सा जिला जो समुद्र तट से सबसे निकटतम है? वो है आपका पूर्वी सिंहभूम, ठीक है। इसको ध्यान रखिए। या यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन, 1990 में सिंहभूम जिले का विभाजन हुआ तो तत्कालीन डैश को पूर्वी सिंहभूम के रूप में पुनर्गठित किया गया। तो ढालभूम अनुमंडल, 1990 में सिंहभूम जिला का विभाजन हुआ तो तत्कालीन ढालभूम अनुमंडल को जो ढालभूम अनुमंडल है इसी को पूर्वी सिंहभूम जिला के रूप में पुनर्गठित किया गया। और अभी पूर्वी सिंहभूम में 2 है, एक ढालभूम और एक घाटशिला, 2 अनुमंडल है, एक ढालभूम और एक घाटशिला है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, पुराने सिंहभूम में कितने ब्लॉक अलग करने के बाद पूर्वी सिंहभूम जिला का गठन किया गया? तो ध्यान रखिए 9 ब्लॉक। पुराने सिंहभूम में कितने ब्लॉक अलग करने के बाद पूर्वी सिंहभूम जिला का गठन किया गया? 9 ब्लॉक, ठीक है। यहाँ पर व्याख्या देख सकते हैं, पुराने सिंहभूम के 9 प्रखंडों को अलग कर पूर्वी सिंहभूम जिला का गठन किया गया। जिले का 50% से अधिक हिस्सा घने जंगलों पहाड़ों से ढका हुआ है, ठीक है, ध्यान रखना। अगला देखिए, पूर्वी सिंहभूम जिले में कितने ब्लॉक है? अभी तुरंत हमने देखा, अभी 9 ब्लॉक यानी कि स्टार्टिंग में था, अभी 11 ब्लॉक है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं जिला निर्माण के समय पूर्वी सिंहभूम में 9 प्रखंड था, अभी वर्तमान में कितने हैं? 11 प्रखंड है। वर्तमान में पूर्वी सिंहभूम में 11 प्रखंड है, वर्तमान में कितने हैं? 11 हैं। औद्योगिक दृष्टिकोण से जिले को झारखंड की आर्थिक राजधानी कहा जाता है, तो पूर्वी सिंहभूम। तो पूछेगा झारखंड की आर्थिक राजधानी, औद्योगिकरण दृष्टि से झारखंड की आर्थिक राजधानी किसे कहते हैं? पूर्वी सिंहभूम। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, पक्का अभी नहीं लगेगा कि हमको कन्फ्यूजन हो रहा है, लेकिन एग्जाम में जब आप बैठिएगा वहाँ पक्का है कि आप फंसिएगा यहाँ पर कि किसको कहते हैं आर्थिक राजधानी। क्योंकि देखिए पश्चिमी सिंहभूम में अच्छा खासा इंडस्ट्री है, ऐसा बात नहीं है कि पश्चिमी सिंहभूम में इंडस्ट्री नहीं है। जितना भी आयरन ओर वगैरह आपको मिलता है वो पश्चिमी सिंहभूम में, ठीक है। लेकिन औद्योगिक दृष्टिकोण से पूर्वी सिंहभूम इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि पूर्वी सिंहभूम में आपका जमशेदपुर है, और जमशेदपुर एक आपका नियोजित शहर है, सबसे बड़ा शहर आपको जमशेदपुर में ही देखने को मिलता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए आप याद रख सकते हैं कि आर्थिक राजधानी जमशेदपुर है। हाँ भाई, जमशेदपुर में टाटा का बहुत सारा फैक्ट्री वगैरह है, तो हाँ उसको कह सकते हैं आर्थिक राजधानी पूर्वी सिंहभूम। तो ऐसे थोड़ा रिलेट करिएगा तो याद रहेगा आपको ज़्यादा समय तक। औद्योगिक दृष्टिकोण से पूर्वी सिंहभूम जिले को झारखंड की आर्थिक राजधानी कहा जाता है, ठीक है, आर्थिक राजधानी कहा जाता है। यहाँ के प्रमुख उद्योग लौह इस्पात, तांबा, सीमेंट, ट्रक, मोटर गाड़ी, गैस प्लांट, सीसा, काजू प्रोसेसिंग प्लांट। देखिए यहाँ पर काजू प्रोसेसिंग प्लांट भी है। कृषि यंत्र, टीन प्लेट, वायर रस्सी। जिले के कोढ़ार कोचा में सोने का समृद्ध भंडार। याद रखिए पूर्वी सिंहभूम में एक जगह है कोढ़ार कोचा, यहाँ पर सोना का भंडार काफ़ी ज़्यादा है। गूढ़ाबंधा क्षेत्र में पन्ना पाया जाता है। तो पूछेगा झारखंड में पन्ना कहाँ पाया जाता है? तो ध्यान रखिए पूर्वी सिंहभूम में एक क्षेत्र है गूढ़ाबंधा क्षेत्र। तो गूढ़ाबंधा क्षेत्र किस चीज़ के लिए फेमस है? पन्ना के लिए फेमस है। उसके बाद चाकुलिया बांस उत्पाद के लिए फेमस है। पूर्वी सिंहभूम जो है चाकुलिया बांस, तो पूछेगा झारखंड का कौन सा जिला चाकुलिया बांस उत्पाद के लिए फेमस है? पूर्वी सिंहभूम फेमस है। चलिए, ऊन के उत्पादन को बेहतर बनाने के लिए झारखंड राज्य ने किस जिले में ऊन संग्रह केंद्र को कार्यान्वित किया? तो ध्यान रखिए पूर्वी सिंहभूम। ऊन के उत्पादन को बेहतर बनाने के लिए झारखंड राज्य ने किस जिले में ऊन संग्रह केंद्र को कार्यान्वित किया? पूर्वी सिंहभूम। ऊन के उत्पादन को बेहतर बनाने के लिए झारखंड ने किस जिला में ऊन संग्रह केंद्र को कार्यान्वित किया? पूर्वी सिंहभूम। व्याख्या यहाँ पर देख सकते हैं, ऊन के उत्पादन को बेहतर बनाने के लिए झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में ऊन संग्रह केंद्र। तो झारखंड के किस जिला में ऊन संग्रह केंद्र है? तो याद रखिए पूर्वी सिंहभूम। ऊन संग्रह केंद्र पूर्वी सिंहभूम में, ठीक है। पूर्वी सिंहभूम जिले में निम्न में से कौन सी पूर्वी सिंहभूम जिले में कौन सी सीमा है? तो याद रखिए दालमा रेंज, ठीक है, इसको ध्यान रखिए। पूर्वी सिंहभूम जिले में दालमा रेंज मुख्य पहाड़ी है जो पश्चिमी सिंहभूम की ओर घने जंगलों से आच्छादित है। अगला देखिए,
पूर्वी सिंहभूम जिले के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत शेष पहाड़ों और पहाड़ियों में शामिल है, जिसमें ग्रेनाइट, नीस और शिस्ट सम्मिलित है? तो 53%। तो पूर्वी सिंहभूम जिले के कुल क्षेत्रफल का कितना क्षेत्रफल का प्रतिशत कितने शेष पहाड़ों और पहाड़ियों में शामिल है, जिसमें ग्रेनाइट, नीस और शिस्ट है? तो 53%। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है? औद्योगिक विकास और खनन में उत्खनन की दृष्टि से झारखंड में किस जिले की प्रमुख स्थिति है? तो पूर्वी सिंहभूम। औद्योगिक विकास और खनन में उत्खनन की दृष्टि से झारखंड में किस जिले की प्रमुख स्थिति है? पूर्वी सिंहभूम। ठीक है, यहाँ पर व्याख्या देख सकते हैं। औद्योगिक विकास और खनन में उत्खनन की दृष्टि से झारखंड में पूर्वी सिंहभूम जिले की प्रमुख स्थिति है। पश्चिमी सिंहभूम की बात करेंगे तो सिंहभूम ट्रस्ट जोन नामक विख्यात 167 किलोमीटर की आकार के महत्वपूर्ण खनिजों का भंडार गृह निम्न का पारगमन करता है। तो याद रखिए उपर्युक्त सभी पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां सभी का पारगमन करता है। यहाँ पर देख सकते हैं प्रसिद्ध 167 किलोमीटर सिंहभूम ट्रस्ट जोन कई महत्वपूर्ण खनिजों का भंडार है, जो पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां का पार करता है। यानी कि जो सिंहभूम ट्रस्ट जोन है और ये जो पट्टी 167 किलोमीटर की है, इसके अंतर्गत आपका ईस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम और सरायकेला खरसावां सभी आ जाता है। चलिए अगला प्रश्न क्या है? 1837 में कोल्हान की ब्रिटिश विजय के बाद सिंहभूम का गठन हुआ और डैश को मुख्यालय बनाया गया। तो मुख्यालय किसे बनाया गया? चाईबासा को। ठीक है, 1837 में कोल्हान के ब्रिटिश विजय के बाद 1837 सिंहभूम का गठन हुआ और चाईबासा को मुख्यालय बनाया गया। यहाँ पर व्याख्या देख सकते हैं। पश्चिमी सिंहभूम झारखंड का सबसे पुराना जिला है। 1837 में कोल्हान पर ब्रिटिश विजय के बाद एक नए जिले के रूप में सिंहभूम को जाने लगा और इसका मुख्यालय चाईबासा बनाया गया। चलिए व्याख्या यहाँ पर देखिए। सिंहभूम को पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां 3 जिलों में विभाजित किया गया है। पश्चिमी सिंहभूम जिले का मुख्यालय चाईबासा और पूर्वी सिंहभूम का जमशेदपुर। अगला प्रश्न क्या है? सिंहभूम जिला भारत की कितने राज्यों के साथ अपनी सीमाओं का हिस्सा है? तो याद रखिए 2। सिंहभूम जिला भारत के 2 राज्यों से अपनी सीमाएं साझा करता है। व्याख्या यहाँ पर देख सकते हैं। पुराना सिंहभूम जिला की 2 सीमा 2 राज्यों उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के साथ लगी हुई है। सिंहभूम जिले का कितना प्रतिशत घने जंगलों और पहाड़ों से ढका हुआ है? तो 50%। कितना प्रतिशत? 50%। अगला है क्षेत्र के अनुसार झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन है? तो पश्चिमी सिंहभूम, और सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र भी यही है, पश्चिमी सिंहभूम। चलिए पश्चिमी सिंहभूम के बाद कौन सा आता है? पश्चिमी सिंहभूम के बाद पलामू। तो पूछेगा कि झारखंड में सर्वाधिक सबसे क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला में पहला स्थान किसका है? पश्चिमी सिंहभूम, दूसरा पलामू, तीसरा रांची। ये 3 टॉप 3 के याद रखिए। पूछेगा कि क्षेत्रफल के अनुसार झारखंड का सबसे बड़ा जिला में पहला स्थान पश्चिमी सिंहभूम का, दूसरा पलामू, तीसरा रांची। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए, पश्चिमी सिंहभूम जिले का जिला मुख्यालय निम्न में से कौन सा है? तो चाईबासा है। कौन है? चाईबासा। अगला है पश्चिमी सिंहभूम जिले के रूप में 16 जनवरी 1990 में अस्तित्व में आया, जब सरकार ने तत्कालीन सिंहभूम जिले को 2 हिस्सों में बांटा। इसका नाम सिंहभूम यहाँ के सिंहदेव परिवार के राज्य संचालन करने के कारण पड़ा। दूसरा कारण इस क्षेत्र को सिंहभूम कहे जाने का है कि यहाँ पर सिंहबोंगा नाम की जनजाति निवास करती थी। ठीक है, और सबसे बड़ा कारण आज भी है, यहाँ के जंगलों में सिंह विचरण क्या करते हैं। गठन के समय पश्चिमी सिंहभूम जिले में 23 प्रखंड थे तथा वर्तमान में 18 प्रखंड है। ठीक है, पश्चिमी सिंहभूम जिला झारखंड राज्य के दक्षिणी भाग में है और क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जिला और इसका मुख्यालय चाईबासा है। चलिए अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला है झारखंड निम्नलिखित में से कौन से जिले का मुख्यालय है? तो पश्चिमी सिंहभूम का मुख्यालय है चाईबासा। अगला प्रश्न क्या है? चाईबासा, पोड़हाट, जगन्नाथपुर निम्नलिखित में से झारखंड राज्य के किस जिले के उप संभाग हैं? तो ये सभी पश्चिमी सिंहभूम के संभाग हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए, सारंडा झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है। यहाँ पर इसका व्याख्या दिया हुआ है। सारंडा के घने जंगल पश्चिमी सिंहभूम में स्थित हैं। यह 700 पहाड़ों का घर है। यह भव्य साल वन है। सारंडा वन ये भव्य साल वन है। सारंडा वन एशिया का सबसे बड़ा और घना वन है, जिसमें फ्लाइंग छिपकली, रेंगने वाला कीड़ा पाया जाता है। यह माना जाता है कि इसके कुछ हिस्से इतने घने हैं कि सूर्य के प्रकाश पार नहीं कर सकते।
यह वन साहसिक पारिस्थितिकी उत्साही यात्री के लिए बड़े आनंद की जगह है। सारंडा के घने सघन जंगलों के बीच 121 फीट की ऊंचाई से गिरती हिरनी जलप्रपात और रुमानी जलधारा। सबसे इम्पॉर्टेंट आपको क्या याद रखना है यहाँ पर, तो याद रखना है पहला हिरनी जलप्रपात और दूसरा याद रखना है रुमानी जलधारा। हिरनी जलप्रपात और रुमानी जलधारा, तो हम रट जाइए इसको। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि हिरनी जलप्रपात कहाँ पर है, पश्चिमी सिंहभूम में। हिरनी जलप्रपात पश्चिमी सिंहभूम में और रुमानी जलधारा कहाँ पर है, पश्चिमी सिंहभूम में। चलिए सरायकेला खरसावां की बात करते हैं। तो निम्नलिखित में से किस जिला को विभाजित कर सरायकेला खरसावां जिला बनाया गया? तो सरायकेला खरसावां ये पश्चिमी सिंहभूम को विभाजित कर बनाया गया। सरायकेला किसको विभाजित करके बनाया गया? पश्चिमी सिंहभूम। सरायकेला किसको विभाजित कर बनाया गया? पश्चिमी सिंहभूम को विभाजित कर सरायकेला खरसावां बनाया गया। व्याख्या देख सकते हैं। सरायकेला खरसावां का इतिहास पूरी तरह से यहाँ के राज परिवार के आसपास की है। मोटे तौर पर देखें तो सरायकेला खरसावां का इतिहास कम से कम 300 वर्ष पुराना है और समृद्ध है, और ये वर्तमान के पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तत्कालीन राजा सिंहदेव परिवार की राजधानी और निवास स्थान हुआ करती थी। सरायकेला खरसावां जिला का निर्माण पश्चिमी सिंहभूम जिले को विभाजित कर 30 अप्रैल 2001 को, ठीक है, बनाया गया। जिला निर्माण के समय इसके प्रखंडों की संख्या 8 थी, लेकिन वर्तमान में ये 9 हो गई है। सरायकेला जिले का जो क्षेत्रफल है 2,72,000 क्षेत्रफल पूछा है, तो 2724। सरायकेला खरसावां का क्षेत्रफल 2724 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्न में से किस वर्ष सरायकेला खरसावां जिले का निर्माण पश्चिमी सिंहभूम से हुआ? तो याद रखिए 2001, 30 अप्रैल 2001, ठीक है। देखिए 30 अप्रैल 2001 के दिन 2 जिला बना था, ठीक है। ये 2 जिला कौन कौन सा था? एक आपका था, देखिए पहला 19वां जिला तो लातेहार था, 20वां था सिमडेगा, और 20वां था ये आपका, सॉरी फिर से देखते हैं। देखिए पहला जिला कौन था? लातेहार। दूसरा जिला कौन था? तो दूसरा जिला जामताड़ा था, यानी कि 20वां जिला। 21वां जिला कौन सा था? तो 21वां जिला या था सिमडेगा था। 22वां जिला कौन सा था? सरायकेला खरसावां, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिए सरायकेला खरसावां और सिमडेगा ये दोनों एक ही दिन बने हैं, वो है आपका डेट 2001, 30 अप्रैल 2001 के दिन, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं सरायकेला खरसावां जिले का निर्माण 30 अप्रैल 2001। 30 अप्रैल 2001 के दिन 2 जिला बना, एक तो आपका सिमडेगा बना और एक आपका क्या बना, एक आपका ये क्या बोलते हैं इसको, हाँ सरायकेला खरसावां बना। पश्चिमी सिंहभूम जिले को बांट करके बनाया गया सरायकेला खरसावां। झारखंड के दक्षिण भाग में ये स्थित है। भीमखंधा नामक ऐतिहासिक स्थल इसी जिला में, तो यहाँ पर इसको एकदम अंडरलाइन कर लीजिए। भीमखंधा नामक स्थल कहाँ पर है? तो सरायकेला खरसावां। भीमखंधा नामक जगह कहाँ पर है? सरायकेला खरसावां, जहाँ महाभारत काल के पांडवों ने अज्ञातवास किया और भीम के पद चिन्ह के साथ द्रौपदी के चूल्हा भी देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पर भीम के पद चिन्ह, तो पूछेगा झारखंड का ऐसा कौन सा जिला जहाँ पर भीम के पद चिन्ह के साथ द्रौपदी का चूल्हा देखने को मिला है? तो वो है आपका सरायकेला खरसावां, सरायकेला खरसावां, ठीक है। चलिए इनमें से कौन सा शहर सरायकेला खरसावां जिले का जिला मुख्यालय है? तो सरायकेला खरसावां जिले का जिला मुख्यालय कौन सा है? सरायकेला है, ठीक है। अगला, सरायकेला कस्बा डैश नदी के किनारे स्थित है? तो यह खरकई नदी के किनारे है, ठीक ना। सरायकेला खरकई नदी के तट पर स्थित है। सरायकेला अपने छऊ नृत्य के लिए जाना जाता है, यह विश्व छऊ नृत्य का गढ़ है। अगला प्रश्न देखिए, सरायकेला खरसावां जिला पूर्व में निम्न में किस राज्य का शाही राज्य था? तो ध्यान रखना है सरायकेला, सरायकेला खरसावां जिला पूर्व में किस राज्य का शाही राज्य था? तो सरायकेला का शाही राज्य था। सरायकेला खरसावां जिला पूर्व में सरायकेला रियासत राज्य का शाही राज्य था। सरायकेला रियासत की नींव 1620 में कुमार विक्रम सिंह प्रथम, जो जगन्नाथ सिंह की उपाधि धारण करने वाले तीसरे राजा थे, ने रखी थी। तो याद रखना है सरायकेला रियासत की नींव कब रखी गई? 1620 में। किसके द्वारा? कुमार विक्रम सिंह प्रथम, जो जगन्नाथ सिंह की उपाधि धारण करने वाले तीसरे राजा थे, ठीक है। तो सरायकेला रियासत की नींव किसने रखी थी? तो विक्रम सिंह। और विक्रम सिंह के बारे में याद रखना है, जगन्नाथ सिंह की उपाधि धारण करने वाले ये तीसरे राजा थे, ठीक है। उससे पहले सरायकेला की जगह सोले गुट्टू नामक जंगल था। सरायकेला जिले की जगह पे क्या था? सोले गुट्टू नामक जंगल। तो पूछेगा सोले गुट्टू नामक जंगल का संबंध कहाँ सरायकेला से है? सोले गुट्टू नामक जंगल का संबंध सरायकेला। सोले गुट्टू नामक जंगल याद रखिए, सोले गुट्टू नामक जंगल कहाँ से संबंधित है? सरायकेला से संबंधित है। अगला, सरायकेला जिला किसका मक्का बन गया? तो याद रखना है संगीत और नृत्य का, छऊ के कारण। सरायकेला छऊ नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। छऊ नृत्य
उड़िया और आदिवासी संस्कृति का एक अनूठा मिश्रण है। छऊ किसका मिश्रण है? उड़िया और आदिवासी संस्कृति का। सरायकेला संगीत और नृत्य के पारखी लोगों के लिए मक्का बन गया। निम्नलिखित में से झारखंड का कौन सा जिला कोल्हान संभाग में, तो कोल्हान में तो पूर्वी, पश्चिमी और सरायकेला खरसावां। देखिए, कोल्हान प्रमंडल का गठन 2003 में पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां जिला को मिलाकर किया गया। कोल्हान प्रमंडल कब बना? तो 2003 में। कोल्हान प्रमंडल कब बना? 2003 में बना। ठीक है, तो ये हमारा जिला से संबंधित जितने भी प्रश्न थे उसको हमने आज कंप्लीट कर लिया, और कल अब हम लोग झारखंड के प्रमुख स्थल करेंगे। ठीक है, चलिए।